हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज ये वही फटाफट हाजिर हैं हम अपनी मंडे टू फ्राइडे लाइव सीरीज के साथ। चलो चल गई क्लास। चल गई, आ गई तुम, है ना। चलो हम कर रहे हैं अपनी सुबह में प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीरीज, जो कि हर एक टेट एग्जाम के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखती है। तो इस सीरीज में ऑलरेडी हम 6 क्लास कर चुके हैं, आज क्लास नंबर 7 है। इससे पहले हम चैप्टर्स इंटेलिजेंस, लर्निंग, मोटिवेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट और जेंडर बायस, सोशलाइजेशन, इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो है क्रिएटिविटी एंड मेमोरी के चैप्टर के। पहले ही मैंने आपको चैप्टर दे दिए थे, तो उम्मीद करती हूँ आज मेरे से एडवांस आप आंसर्स करने की कोशिश करो, क्योंकि कल मैंने तुम्हें चैप्टर बता दिए थे। कल का चैप्टर भी बता देती हूँ। कल का चैप्टर रहेगा पर्सनैलिटी और इवेल्युएशन का मिक्स। ठीक है, पर्सनैलिटी और मूल्यांकन के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे कल। एडवांस चैप्टर इसलिए बताती हूँ ताकि तुम उन चीजों को रिवाइज कर लो, उन चैप्टर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन है, A child makes new uses of a normal object it shows। एक बच्चा है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के, हाँ आज से सर्दी की सही में शुरुआत हो गई है भाई, आज लग रहा है सर्दी का पहला दिन है। हाँ चलो, ए चाइल्ड मेक्स न्यू यूजेस ऑफ ए नॉर्मल ऑब्जेक्ट इट शोज। एक बच्चा है, उसको ऐसा लगता है वो कुछ कुछ नए नए ऑब्जेक्ट बना रहा है, तो वो क्या शो करता है? ठीक है, वो क्रिएटिविटी शो करता है, वो फीबल माइंडेड, वो मंद बुद्धि बच्चा है, वो शार्प माइंडेड है। जो बच्चे नए हैं शायद उनको नहीं पता, मैं किसी भी कमेंट को रिस्पॉन्स नहीं करूंगी जब तक हम अपने क्वेश्चंस खत्म नहीं कर लेंगे। तुम मुझे कुछ मर्जी कहते रहो, जो चीजें जिस हिसाब से होंगी उसी हिसाब से होंगी। बाकी आपकी जरूरतों का मैं संपूर्ण ध्यान रखती हूँ, ज्यादा कोशिश करती हूँ। और आपकी डिमांड पे आज एसएसटी की मैराथन हो रही है। अब रेगुलर एसएसटी है, हिंदी लिटरेचर है, रेगुलर यूट्यूब पे चलवाया करूंगी। ठीक है, एसएसटी की आज 2021, 22, 23 के ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे 5 से 7, 7 से 9 पॉलिटिकल के क्वेश्चन होंगे। कल परसों में हिस्ट्री के हो जाएंगे सारे, और फिर उनके कुछ इंपॉर्टेंट रिविजन्स लगवाऊंगी। ठीक है, चलो तो सर्जना ज्वाइन कर लेना 5 से 7 और 7 से 9 सेशन। यदि आज तुम एसएसटी के सेशंस में लाइव नहीं आए तो फिर नहीं लगवाऊंगी, क्योंकि ऐसे थोड़ा ना मैं टीचर्स को लगाती हूँ और तुम लाइव ही ना आओ, फिर मैं क्यों लगवाऊंगी क्लासेस। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी है सर, और 3 बजे मैथ्स की होती है। तुम लाइव नहीं आओगे तो मैं क्लासेस नहीं लगवाया करूंगी यूट्यूब पे। क्रिएटिविटी, मद बुद्धि, शार्प, तीव्र बुद्धि, एवरेज इंटेलिजेंस। तो आपको पता भाई कुछ को नया बना रहा है बंदा, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? वो क्रिएटिव चाइल्ड है। वो मतलब एक तरह से क्या है भाई? सृजनशील बच्चा है, तभी तो वो नया नया कुछ क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता किससे संबंधित होती है? क्रिएटिविटी किससे संबंधित होती है? आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग से, अभिसारी चिंतन से, अपसारी से, कन्वर्जेंट थिंकिंग से, अभिसारी चिंतन से, इमेजिनेटिव थिंकिंग, कल्पनाशील चिंतन से, सेल्फ थिंकिंग, सवलीन चिंतन से। देखिएगा, जो क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? आप किसी भी चीज को अलग अलग तरीके से सोचते हो, आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोचते हो, कुछ हटकर सोचते हो। तो ये जो होता है अपसारी चिंतन, जो होता है अपसारी चिंतन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, डाइवर्जेंट, अलग अलग तरीके से चीजों को सोचना। तो इस चीज के लिए हम सेम वही वर्ड यूज करते हैं। तो ये किसके अंदर इंक्लूड होगी भाई? डाइवर्जेंट थिंकिंग। लेकिन आपसे पूछा जाए बुद्धि, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के अंदर क्या होता है भाई? वो आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। ठीक है, आप कई बच्चों को लगेगा मैम इंटेलिजेंस भी तो बहुत अजीब चीज होती है, तो उसमें कन्वर्जेंट क्यों होगी? क्योंकि कन्वर्जेंट जो थिंकिंग होती है वो करेक्शन पर बेस्ड होती है, और हमारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जो बुद्धि होती है वो भी करेक्शन पर ही बेस्ड होती है। ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता की पहचान कैसे हो सकती है? ओल्ड बिहेवियर से, फ्रॉम न्यू क्रिएशन एंड न्यू प्रोडक्शन से, म्यूजिक से, या पेंटिंग से। तो आपको पता है कुछ नए प्रोडक्शन से क्रिएटिविटी की क्या हो सकती है? पहचान हो सकती है। नेक्स्ट है, सृजनात्मक परीक्षणों में किन भारतीय परीक्षण का परीक्षण सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? भाई किसने कहा था कि क्रिएटिविटी के टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है वो किसके टेस्ट है? आपको बताना है। तो वो किसके टेस्ट हैं भाई? जलोटा और भाटिया की बात करें तो ये तो इंटेलिजेंस से संबंधित है, ये तो बुद्धि से संबंधित है, जलोटा और भाटिया परीक्षण। मुर्रे व मॉर्गन की बात करें तो ये तो पर्सनैलिटी से संबंधित है। तो जो फेमस टेस्ट है बाकर मेहंदी परीक्षण, ये क्वेश्चन एस्टेट में 4 बार आ चुका है डायरेक्ट। बाकर मेहंदी परीक्षण किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, बाकर मेहंदी परीक्षण आपका क्रिएटिविटी से संबंधित है। इसने बाकर मेहंदी ने क्या दिया था? वर्बल एंड नॉन वर्बल, कि वर्बल तरीके से भी हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं और नॉन वर्बल तरीके से भी हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं। और पासी ने भी 1792 के अंदर आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर बात की थी, पासी ने। ठीक है, जिसके अंदर 6 उप स्टेजेस इसने क्रिएटिविटी के दिए थे। तो ये दोनों ही क्रिएटिविटी में काफी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं। ठीक है, तो आंसर रहेगा 3।
नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज, प्रोडक्शन, ओरिजिनल थिंकिंग्स आर एसेंशियल क्वालिटीज। नवीन विचार का सर्जन, उत्पादन, मौलिक चिंतन आवश्यक गुण होता है। तो ये भाई किसका गुण हो सकता है, मतलब किसके अंदर, आपको याद रखना कि क्वेश्चन से भी उत्तर बन रहा है, उत्तर से भी क्वेश्चन बन रहा है कि क्रिएटिविटी के अंदर ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, नवीन थिंकिंग होनी चाहिए, आइडिया प्रोडक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये किसमें होने चाहिए भाई, क्रिएटिविटी। हाँ, बाकर मेहंदी ने वर्बल एंड नॉन वर्बल दिया था कि वर्बल तरीके से भी क्रिएटिविटी कर सकते हो, बच्चों से कुछ सुनवा के, नॉन वर्बल तरीके से क्यूब, ट्रायंगल्स और इन सब से भी आप क्रिएटिविटी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन। निम्नलिखित में से बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। क्या चीज क्रिएटिविटी में हेल्प नहीं करती है? गेम्स। आपने सुना होगा बच्चों को खेल में लगा दो, खेल में उनकी सृजनशीलता का विकास बहुत ज्यादा होता है। जब बच्चे खेलते हैं ना, ब्लॉक्स बना रहे हैं, कुछ कुछ बना रहे हैं, तो उनकी क्रिएटिविटी डेवलप होती है खेलते टाइम। स्पीच, स्टोरी राइटिंग। अब एक बच्चा कहानी लिख रहा है, मान लो कहानी लेखन लिख रहा है, तो कहानी लिखते समय वो आइडियाज क्रिएट करता है, तो उसकी क्रिएटिविटी यहां पर बढ़ती है। प्रोडक्शन, कोई भी निर्माण कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो क्रिएटिविटी बढ़ती है। लेकिन जब आप स्पीच देते हो, अब आपको लगेगा यार स्पीच में भी तो क्रिएटिविटी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन आपको पता स्पीच एक फिक्स्ड होती है, मतलब थोड़े बहुत शब्द हमने रेडी कर लिए और हमने उसको बोल दिया। ठीक है, हाँ, स्पीच से याद आया, मुझे भी कहीं से बोला गया है एक स्पीच देने के लिए, और वैसे मैं स्पीच देने में अच्छी खासी हूं नहीं, बट फिर भी एक ऑर्डर है और मुझे लगता है मुझे वो स्पीच देनी पड़ेगी, वीडियो लेक्चर में देनी है, और उस स्पीच पे जितने लाइक कमेंट होंगे उतनी वो स्पीच अच्छी मानी जाएगी। तो मैं उस स्पीच को रेडी करूंगी। आजकल में महात्मा गांधी जी के ऊपर है, वो किसी सोसाइटी के लिए देनी है, तो कोई अंकल है मेरे नॉन, उन्होंने बोला है, तो मैं उस स्पीच अपने चैनल पर ही डालूंगी और वही लिंक उनको भेजूंगी। तुम उस स्पीच के नीचे दबा दबा के लाइक कमेंट कर देना, ताकि उनको लगे स्पीच अच्छी है। बट पता नहीं मैं कैसी बोलूंगी, जैसी तुम्हें लगे बताना। 2-3 दिन बाद आएगी स्पीच चैनल पे। ठीक है, तो स्पीच के अंदर कोई बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं होती भाई, तो आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। निम्न में से सृजनात्मकता का तत्व कौन सा नहीं है, मतलब किस एलिमेंट के अंदर सृजनात्मकता नहीं होती। देखो, सृजनात्मकता के एलिमेंट वैसे तो कौन से होते हैं, सृजनात्मकता के एलिमेंट वैसे तो फ्लुएंसी होता है कि आपके अंदर फ्लुएंसी है तो आप क्रिएटिविटी हो, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप क्रिएटिविटी हो। देखो, यहां पर वो तत्व दे ही नहीं रखे जो इसके ओरिजिनल में होते हैं। ठीक है, ओरिजिनल में जो क्रिएटिविटी के तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आपकी क्रिएटिविटी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फिर आपकी क्रिएटिविटी के इलेबोरेशन, विस्तारण होना चाहिए, आपकी क्रिएटिविटी के अंदर फ्लुएंसी होनी चाहिए। मतलब वैसे तो ये तत्व होते हैं क्रिएटिविटी के, फ्लेक्सिबिलिटी होना, फ्लुएंसी होना, ओरिजिनलिटी होना, कंस्ट्रक्टिविज्म होना, ये एलिमेंट होते हैं क्रिएटिविटी के। लेकिन यहां पर वो एलिमेंट नहीं दे रखे, कुछ और दे रखा, बट इसमें से देखना आपने, क्रिएटिविटी के अंदर सामंजस्य, हार्मनी होनी चाहिए, चेंजिंग व्यूज अदर, विचारों को परिवर्तन करना आना चाहिए, नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम, समस्याएं सुलझानी नहीं होनी चाहिए, एबिलिटी टू मूव बियॉन्ड द इमीडिएट, तत्कालीन परिस्थिति से परे जाने की। तो आप क्रिएटिव है तो सारे काम कर सकते हैं, समस्याएं भी सुलझा सकते हैं, आप क्रिएटिव हैं, और आप क्रिएटिव नहीं है तो आप किसी भी तरीके की समस्याओं को नहीं सुलझा सकते। तो समस्याएं सुलझाने के लिए भी कहीं ना कहीं क्रिएटिव होना आपका क्या है भाई, जरूरी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। निम्न में से क्रिएटिविटी का कौन सा एलिमेंट नहीं होता है, तो यहां पर आया फ्लेक्सिबिलिटी होता है क्रिएटिविटी में। ध्यान रखना, यहां से एस्टेट में आज तक हर बार क्वेश्चन आया, 2018 से उठा के देख लो, 2022 तक का कोई भी पेपर उठा के देख लो, क्रिएटिविटी एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है, होती है क्रिएटिविटी में। मेमोराइजेशन, स्मृतिकरण नहीं होता भाई क्रिएटिविटी में। फ्लुएंसी भी होती है, ओरिजिनलिटी भी होती है, इसके आगे एक और लिख लो, इलेबोरेशन होता है। ठीक है, ये 4 एलिमेंट मेजर होते हैं क्रिएटिविटी के अंदर। और ओनली द पर्सन जेपी गिलफोर्ड, ध्यान रखना, जेपी गिलफोर्ड इज अ पर्सन जिसने क्रिएटिविटी के अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग की भी बात की है, भूल मत जाना। यदि जेपी गिलफोर्ड के हिसाब से आए क्रिएटिविटी में कौन सा एलिमेंट नहीं होता, तो मेक श्योर याद रखना, हम क्रिएटिविटी से कन्वर्जेंट थिंकिंग को हमेशा काट देते हैं, लेकिन जेपी गिलफोर्ड ने कहा था क्रिएटिविटी के अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग भी होती है, एकमात्र उस बंदे ने कहा था, याद रखना। नेक्स्ट है साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशंस, म्यूजिक एंड डांस, प्रेजेंटेशंस एंड द स्कूल मैगजीन्स किस लिए होती हैं, मतलब स्कूलों में जो मैगजीन्स वगैरह होती हैं, डांस करवाए जाते हैं, वो किस लिए करवाए जाते हैं। टू प्रोवाइड द क्रिएटिव एवेन्यूज ऑफ द लर्नर्स, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक माहौल क्रिएट करने के लिए। टू ट्रेन स्टूडेंट फॉर द डिफरेंट प्रोफेशंस, बच्चों को प्रोफेशंस के लिए मतलब प्रिपेयर करने के लिए। ब्राइटन द नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल के शाइन बोर्ड पर उनका नाम चमकाने के लिए, या उनके अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। देखो भाई, हम स्कूल में इतनी एक्टिविटी करवा रहे हैं, तो आपको पता है भाई, स्कूल में मैगजीन्स में बच्चे लेख देते हैं, डांस करते हैं, एक्टिविटीज में भाग लेते हैं, तो उसका मतलब यही है कि उन बच्चों की क्रिएटिविटी को इनहांस किया जाए, इसीलिए करवाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है, कौन सा सही नहीं है। क्रिएटिविटी इज द ओरिजिनलिटी इन एनी आर्ट,
सृजनात्मकता किसी भी कला में मौलिकता होती है, बिल्कुल भाई, सृजनात्मकता किसी भी कला में मौलिकता होती है, बिल्कुल होती है। क्रिएटिविटी के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाले। थिंकिंग इज नॉट द नेसेसरी फॉर क्रिएटिविटी, सृजनशीलता के लिए चिंतन जरूरी नहीं है भाई, चिंतन नहीं होगा तो सोचोगे कैसे, सोचोगे नहीं तो क्रिएटिविटी कैसे करोगे, तो ये भी कहीं ना कहीं जरूरी है। क्रिएटिविटी इज ए न्यू रिजल्ट ऑफ ए वर्क डन, क्रिएटिविटी किसी रिजल्ट का नया है, ठीक है। सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए, कौन सा कथन सही नहीं है? एक मिनट, क्रिएटिविटी इज ए न्यू रिजल्ट ऑफ ए वर्क डन, क्रिएटिविटी किसी भी वर्क का नया रिजल्ट है, ये भी ठीक है। सृजनात्मकता के लिए चिंतन आवश्यक, अच्छा नहीं लिखा था यहाँ पर, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। कौन सा नहीं है? तो भाई बी नहीं है, क्योंकि थिंकिंग ही नहीं होगी तो क्रिएटिविटी कैसे करोगे, मैंने यही लाइन बोली है बट नहीं देखा, तो आंसर क्या रहेगा भाई? 2 रहेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? टोरेंस कहता है कि भाई वही बात कहता है जो ये एलिमेंट है ना, आप जो पढ़ते हो फ्लेक्सिबिलिटी, इलैबोरेशन, ये टोरेंस ने दिए हैं। तो टोरेंस कहता है क्रिएटिविटी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, आपके अंदर उसके अंदर फ्लुएंसी हो, उसके अंदर ओरिजिनलिटी हो, उसके अंदर इलैबोरेशन हो, तो ये बातें टोरेंस ने बोली हैं, ठीक है। उसने कहीं नहीं बोला क्रिएटिविटी रीजनिंग से रिलेटेड हो, तो रीजनिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। स्पीड तेज लग रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है, कहीं नहीं तेज लग रही, मुझे तो 2x करके भी मेरी स्पीड तेज नहीं लगती। मैं तेज स्पीड नहीं है, जिस क्वेश्चन आसान होता है उस पर स्पीड तेज करती हूँ, जो समझाने का होता है उस पर रुक जाती हूँ। तो आंसर रहेगा 3। पेपर आ गया, तेज पढ़ा करो। चलो धीरे कर लेंगे। बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती, ये कह रहा है कि बच्चों के अंदर आप क्रिएटिविटी को विकसित नहीं कर सकते हो। कैसे नहीं कर सकते देखते हैं। गिविंग देम एनी वन सब्जेक्ट एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू, उनको कोई एक विषय देकर उनसे संबंधित सूचना एकत्रित करके, ये कह रहा है बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती। मतलब 3 बात तो ऐसी होंगी जिनसे बच्चों में आप क्रिएटिविटी विकसित कर सकते हो, और एक बात ऐसी है जिससे बच्चों में आप क्रिएटिविटी विकसित नहीं कर सकते हो। तो भाई ये बताओ, कोई विषय देके सूचनाएं देंगे, बच्चा उन सूचनाओं को इकट्ठा करेगा तो क्रिएटिविटी होगी ना? बिल्कुल होगी। By giving them an opportunity to invent the discover some of the problem today, किसी समस्या को देखो और उस समस्या के ऊपर समाधान करने के अवसरों की बात करोगे, बिल्कुल भाई करोगे, बिल्कुल क्रिएटिविटी होगी यहां पर। नेक्स्ट है, उनको किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने के अवसर प्रदान करना। उनको कोई समस्या दोगे और इस समस्या के क्या भविष्य में परिणाम हो सकते हैं, तो भाई क्रिएटिविटी लगाएगा बच्चा इस पे। बाय डिस्करेजिंग देम टू एनी इन्वेस्टिगेशन, उनको कहे यार तू क्या जो वो बख्शी कौन था, वो एसपी कौन था, वो पहले जमाने में आता था एक ब्योमकेश बख्शी, तू क्या ब्योमकेश बख्शी लग रहा है जो इन्वेस्टिगेट करेगा हर चीज की, छोड़ना। तो भाई ये क्रिएटिविटी को हतोत्साहित करती है। तो आंसर रहेगा 4 जो उत्तर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं, शाबाश। ठीक है, आज ये कुर्सी इधर क्यों रख दी मेरे बच्चों ने, उल्टा हो जाता है मेरा। सृजनात्मकता उत्तरों के लिए आवश्यक है। क्रिएटिविटी किस प्रकार के आंसर्स के लिए जरूरी है? ठीक है, डायरेक्ट टीचिंग एंड द डायरेक्ट क्वेश्चंस। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस का मतलब महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे, हाँ थे, हाँ नहीं थे। निशा मैडम तुम्हें पढ़ाती है रोज, हाँ पढ़ाती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस है, इनमें कोई तुम्हारा दिमाग या ज्ञान नहीं निकल रहा बाहर। तो इसने बोला क्रिएटिव आंसर्स के लिए क्या जरूरी है? सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु पर आधारित। अब मैंने तुम्हें कह दिया यार दहेज के ऊपर लिख दो थोड़ा बहुत, ठीक है तुम लिख दोगे, थोड़ी क्रिएटिविटी बाहर आएगी, थोड़ी नहीं आएगी। पर्टिकुलर विषय वस्तु। गिलफोर्ड के बुद्धि के जो तत्व हैं, सबसे पहले 120 थे, फिर 150 हुए, वर्तमान में 180 हैं। ठीक है, ओपन एंडिंग क्वेश्चंस वो बुद्धि के चैप्टर में है। ओपन एंडिंग मुक्त उत्तर वाले, ए वेरी डिसिप्लिन्ड क्लासरूम। तो आपको पता है जो ओपन एंडिंग क्वेश्चंस होते हैं, जो खुले उत्तर वाले क्वेश्चंस होते हैं। खुले उत्तर वाले का मतलब क्या है? जिसमें आप अपनी सोच के हिसाब से कितना भी क्वेश्चंस को लिख सकते हो, तो वो चीज। तो आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता मुख्य नवीन रचना और उत्पादन से होती है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट आया था एक बार एग्जाम में, एज इट इज। ठीक है, तो सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन से होती है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? स्टेटमेंट की बहुत डिमांड आ रही है, तो मैं कोशिश करती हूँ इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक आपको एक क्लास यूट्यूब पर ही दे दूंगी, क्योंकि कोई बहुत यूनिक नहीं है क्लास। ठीक है, और सारे जने इस क्लास को देख लेना। इसमें स्टेटमेंट है मेन, तो क्या स्टेटमेंट की चाहे मैं तुम्हें पीडीएफ भी दे दूं, क्योंकि बहुत बच्चों का है कि मैम हमें हर लेसन में से जो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो सकती है तो वो दे दो। तो मैं क्या करूंगी, हर लेसन की इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की एक पीडीएफ बना लूंगी। पढ़ के सुनाना मुझे उसको टाइम वेस्ट लगेगा, मैं उस पीडीएफ को टेलीग्राम पर ही शेयर कर दूंगी। ठीक है, या वीडियो बना दूंगी। हर लेसन की इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट तुम्हारे सामने आ जाएंगी, क्योंकि देखो स्टेटमेंट एंडलेस होती है, पेपर में एक आती है, हर बार एक तो देखो आएगी। ठीक है, एक स्टेटमेंट आएगी और वो भाई कोई भी आ सकती है, सीधी सी बात है, बट फिर भी मैं इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कलेक्ट करके तुम्हें दे दूंगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किसकी है भाई? जेम्स ट्रेवर की है। तो ये एज इट इज है,
हूबहू है, इसको जस्ट लर्न करना है। सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण क्या होता है? वो ओरिजिनल होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। छोड़ो, अब ऐसे क्वेश्चन को मैं फास्ट स्किप कर देती हूँ क्योंकि इसमें कुछ समझाने का नहीं है, 2 बार आ चुकी हूँ, उन बातों पर टाइम नहीं वेस्ट करना। निम्न में से एक मनोवैज्ञानिक के अलावा बाकी सबने क्रिएटिविटी का परीक्षण नहीं किया। नहीं किया, अच्छा, मतलब एक ने करा है, बाकी ने नहीं किया। सिंपल ये क्वेश्चन पूछ रहा है भाई कौन सा क्रिएटिविटी से संबंधित है, देखो, है ना। तो बाकर मेहंदी अभी अभी हमने पढ़ा है, चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकर मेहंदी क्रिएटिविटी से संबंधित। सृजनात्मकता का परीक्षण निम्न में से एक मनोवैज्ञानिक को छोड़कर बाकी सबने नहीं किया, तो इन्होंने नहीं किया, बस इसने किया है। नेक्स्ट है, क्रिएटिव विद्यार्थी वह होता है जो वेरी प्रोडिजियस इन द ड्राइंग एंड पेंटिंग, जो ड्राइंग पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, बहुत इंटेलिजेंट है, एलिजिबल टू गेट गुड मार्क्स इन एवरी टाइम, हर वक्त अच्छे नंबर लाता है, गुड एट द लिटरल थिंकिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जो लिटरल थिंकिंग का मतलब होता है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। किसी भी चीज को आप जब डिफरेंट तरीके से, लॉजिकल तरीके से आउट ऑफ बॉक्स सोचते हो तो उस चीज को हम बोलते हैं लिटरल थिंकिंग। तो बच्चे में लिटरल थिंकिंग भी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, तो आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? क्रिएटिविटी के लिए बच्चे में कौन सी विधि का उपयोग किया जाना चाहिए? 16 क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, मैम बता दो 16 कौन सा था? अरे 16 में इतनी सी लैंग्वेज घुमा दे तो तुम कंफ्यूज हो गए। अरे देखो ये क्या कह रहा है, निम्न में से एक मनोवैज्ञानिक के अलावा बाकी सबने सृजनात्मकता का काम नहीं किया। मतलब कुल मिला के ये पूछ रहा है कि इसमें से क्रिएटिविटी से संबंधित कौन सा है। ये कह रहा है एक के अलावा बाकी ने काम नहीं किया क्रिएटिविटी में, तो इसने नहीं किया, इसने नहीं किया, इसके अलावा इसने किया था, बस बात खत्म। यही तो था, लैंग्वेज घुमा रखी है बस। हाँ, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो कौन सी विधि है जो क्रिएटिविटी के अंदर चलती है? लेक्चर मेथड नहीं चलता है भाई। लेक्चर मेथड एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, इसके अंदर किसी का कोई खास लेना देना नहीं है। ऑडियो विजुअल मटेरियल, दृश्य सर्वे सामग्री, ठीक है, और इनमें से सभी। तो आपको ध्यान रखना जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है ओसबोर्न के द्वारा दिया गया था, याद रखेंगे ये आपका ओसबोर्न के द्वारा दिया गया था। एस्टेट 2023 में टीजीटी में सेम क्वेश्चन आया हुआ, सिंपल यही पूछा है बस कि ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड किसके द्वारा दिया गया है? मस्तिष्क उद्वेलन विधि हिंदी में बोलते हैं। तो ये जॉन मतलब आपका ब्रेन ओसबोर्न के द्वारा दी गई है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है जब बच्चे अपने दिमाग से चीजों को एनालिसिस करते हुए, थिंकिंग प्रोसेस करते हुए सीखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट है, सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण क्या हो सकता है? क्रिएटिव बच्चों का विशेष लक्षण क्या हो सकता है? नॉट अवेयर ऑफ प्रॉब्लम, समस्याओं के प्रति सजग नहीं होना। क्रिएटिव बच्चे हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए सजग नहीं होते हैं भाई। जो क्रिएटिव बच्चे हैं वो अपनी प्रॉब्लम के लिए एक्टिव होते हैं, ठीक है। तुम्हारे सामने कोई समस्या है, इफ यू आर क्रिएटिव देन आप एक्टिव हो जाओगे कि मैंने आप समस्या को कैसे सुलझाना है, ठीक है। लैक ऑफ द डायनामिक थिंकिंग, गतिशील चिंतन का अभाव, आपके अंदर गतिशील चिंतन का अभाव। यदि आप क्रिएटिव हैं तो आप तो डायनामिक होंगे भाई। स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी, प्रबल जिज्ञासा, बिल्कुल भाई क्रिएटिव बच्चे के अंदर बहुत तगड़ी जिज्ञासा होती है। नॉट बीइंग अवेयर ऑफ द एडजस्टमेंट, वो समायोजन के प्रति जागरूक नहीं होता, तो उसके अंदर क्या होती है भाई? प्रबल जिज्ञासा होती है। तो आंसर क्या रहेगा भाई? 3 रहेगा, ठीक है। आंसर क्या रहेगा? 3 रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, Which of the following statement about the relationship between creativity and intelligence is correct? सृजनात्मकता और बुद्धि के सह संबंध के बारे में कौन सा कथन सही है? सही बताना है इसने, ठीक है। सही पूछा है कि कौन सा कथन है जो बुद्धि और क्रिएटिविटी के रिलेशन को दिखा रहा है, तो कौन सा कथन सही है? द मोर इंटेलिजेंट ए पर्सन इज द मोर क्रिएटिव, ज्यादा बुद्धिमान ज्यादा इंटेलिजेंट ही ज्यादा क्रिएटिव होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्रिएटिविटी के लिए बुद्धि की जरूरत तो है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बहुत बुद्धिमान ही बहुत क्रिएटिव होगा। थोड़ा बुद्धिमान भी क्रिएटिव हो सकता है, अच्छा बुद्धिमान भी क्रिएटिव हो सकता है। तो मोर इंटेलिजेंस इज मोर क्रिएटिव ऐसा तो आप नहीं कह सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली ऑफ द इंटेलिजेंस टेस्ट, क्रिएटिविटी को बुद्धि के टेस्टों से मापा जा सकता है? नहीं, कतई नहीं, इन दोनों के अलग है। टू बी क्रिएटिव वन मस्ट ऑफन हैव अबोव एवरेज इंटेलिजेंस, क्रिएटिव होने के लिए थोड़ा सा एवरेज से अच्छा होना चाहिए। देयर इज नो डिफरेंस इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट और बुद्धि के टेस्ट में कोई अंतर नहीं होता, अंतर होता है। ये स्टेटमेंट गलत होगी, ठीक है। दोनों टेस्ट एक होते हैं, गलत होगी।
ज्यादा इंटेलिजेंट ज्यादा क्रिएटिव हो गया, गलत होगी। तो सिंपल बात है, क्रिएटिव होने के लिए आपको, अच्छा क्रिएटिव होने के लिए थोड़ा सा अबव एवरेज तो होना चाहिए। अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो मंद बुद्धि है वो क्रिएटिव नहीं होते हैं, थोड़े थोड़े आपको पता, लेकिन क्रिएटिविटी के ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ ड्राइंग पेंटिंग बनाना नहीं होता, क्रिएटिविटी तो मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। तो थोड़ा सा एवरेज बच्चा होगा, एवरेज से ऊपर होगा तो बेटर क्रिएटिविटी कर पाता है, आपको पता है, ठीक है। तो आंसर हम सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया है उनके द्वारा संरचनात्मकता के विभिन्न गुणों का मापन करते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प उनके गुणों को अंकित नहीं करता है? अंकित नहीं करता है, करता है, अंकित करता है, ठीक है। गिलफोर्ड की चीजें बतानी है, कौन सा अंकित करता है और कौन सा नहीं करता है, ठीक है। तो गिलफोर्ड ने क्या बताया था क्रिएटिविटी के अंदर, उसने कहा था प्री कॉन्शियस उसने नहीं कहा था क्रिएटिविटी में होती है। विस्तार उसने कहा था एक्सपेंशन होता है, बिल्कुल होता है। क्वालिटी सेंस की कोई बात उसने नहीं कही थी, ठीक है। सर्वे की कोई बात उसने नहीं कही थी। उसने कहा था क्रिएटिविटी कंटिन्यू होती है, क्रिएटिविटी फ्लेक्सिबल होती है, क्रिएटिविटी ओरिजिनल होती है, क्रिएटिविटी के अंदर विस्तार होता है, क्रिएटिविटी के अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है और क्रिएटिविटी के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, ठीक है। ये बात जो है उसने बोली थी भाई गिलफोर्ड ने। तो आंसर रहने वाला है आपका 4, ठीक है। आंसर क्या रहेगा भाई आपका 4 रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में है ना, कई बार आता है, डायरेक्ट आता है, ठीक है। तो गिलफोर्ड ने बेसिकली कहा था क्रिएटिविटी के अंदर, ये भी लिख लो कि उसने 5 मानसिक विचारों की बात की थी। आपके पेपर में डायरेक्ट 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था कि गिलफोर्ड के कौन से 5 मानसिक विचार हैं। तो सुन लो क्रिएटिविटी में कौन से हैं 5 मानसिक विचार। एक कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये शॉर्ट बनाऊंगी, एक डाई आज का शॉर्ट मिल गया, ठीक है। एक कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक कोग्निज्म मतलब संज्ञान, लिख लो तुम अभी कोग्निज्म, फिर शॉर्ट में बना दूंगी। कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कोग्निज्म, इवैल्यूएशन एंड मेमोरी, ठीक है। कोग्निज्म, इवैल्यूएशन एंड मेमोरी, इवैल्यूएशन एंड मेमोरी, ये क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट मिलेगा तुम्हें पेपर में, ठीक है। गिलफोर्ड ने क्रिएटिविटी में कौन से 5 संज्ञान दिए हैं या कौन से 5 एलिमेंट दिए हैं, वो आपसे पूछेगा कि कौन से 5 एलिमेंट दिए हैं या कौन से 5 संज्ञान दिए हैं। ये क्वेश्चन 3 बार एस्टेट में आ चुका है, ध्यान रखेंगे। तो कौन कौन से दिए हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब अभिसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग अपसारी चिंतन, कोग्निज्म मतलब संज्ञान होना चाहिए, इवैल्यूएशन मूल्यांकन का होना चाहिए, एंड मेमोरी, ठीक है। ये 5 जो है तत्व दिए हैं और इन 5 तत्वों को आगे एक्सप्लेन करते हुए बोला उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए, वो सारी बातें जो हम पढ़ रहे हैं क्रिएटिविटी के अंदर वो होनी चाहिए। लेकिन ये 5 एलिमेंट है जो आप पक्का याद रखोगे और यही आज का शॉर्ट होने वाला है। हर रोज का शॉर्ट मुझे क्लास के अंदर ही मिल जाता है कि आज का शॉर्ट क्या पढ़ाना है। अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सृजनशील के पोषण के लिए अध्यापक को अपने विद्यार्थियों पर क्या करना चाहिए भाई, उनको टास्क देना चाहिए, गोल फोकस होना चाहिए, टास्क एंड गोल एंड रिवार्ड फोकस। तो आपको पता टास्क फोकस होना चाहिए कि भाई जितना आप बच्चों को बेटर टास्क दोगे, जितना आप बच्चों को कोई भी टास्क दोगे, कुछ भी एक्टिविटी दे रहे हैं, कोई भी टास्क दे रहे हैं, तो कोई भी टास्क दोगे तो बच्चा बेटर सीखेगा। लेकिन टास्क के साथ साथ मान लो वो टास्क जो है गोल ओरिएंटेड है, तो समझो गोल ओरिएंटेड होगा तो बच्चा सोचेगा यार मैं इस टास्क को कंप्लीट करूंगा तो मुझे कोई ना कोई लक्ष्य भी मिलेगा, तो उसकी क्रिएटिविटी ज्यादा एनहेंस हो जाएगी, ठीक है। तो टास्क के साथ यदि देखो इसने गोल दोनों को एक साथ करके लिख दिया तो आप इसको टिक करो, एक साथ करके नहीं लिखता तो फिर आप 1 को टिक कर दे, ठीक है। तो अभी आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनशील बच्चे की पहचान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सृजनशील बच्चे को क्लास में कैसे पहचानोगे, ऑब्जर्विंग हाउ द चाइल्ड रिएक्ट विद द पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप्स को कैसे रिएक्ट करता है बच्चा, इससे क्या क्रिएटिविटी पता चलेगी। चलो, बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वो समस्याओं को हल कर रहा हो, बच्चों की ह्यूमनाइज्ड इंटेलिजेंस को देखना, गिविंग ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आपको पता है भाई जिस टाइम बच्चा प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है तो आप देखोगे यार ये बच्चा तो बड़े अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, तो आप खुद कहोगे यार तो बड़ा शाना है, बड़ा होशियार है, बड़ा इंटेलिजेंट है ना। तो आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएटिविटी के क्या चीज है जो क्रिएटिविटी का पोषण करती है, ठीक है, जो क्रिएटिविटी को एनहेंस करती है वो क्या है, जो नर्चर करती है क्रिएटिविटी को, देखते हैं। टू एम्फेसिस द गोल ऑफ द अचीवमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, कि विद्यार्थी जीवन के प्रारंभ में जो अचीवमेंट है उन पर काम करना। कोचिंग फॉर द गुड मार्क्स, अच्छे नंबर लाने के लिए कोचिंग देना,
ठीक है। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों को बच्चों को बताना, प्रत्येक विद्यार्थी के अंतर्गत प्रतिभाओं को प्रश्न करने के अवसर देना। तो सिंपल सी बात है, आप जितना ज्यादा बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देंगे, जितना ज्यादा बच्चों को मौके देंगे, आप आगे बढ़ने के अपॉर्चुनिटीज देंगे, वो क्वेश्चन पूछेंगे, उनकी क्रिएटिविटी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, नहीं सी नहीं भाई, व्यवहारिक मूल्यों को विद्यार्थियों को शिक्षा देना अच्छी बात है, बट आप तो क्रिएटिविटी बढ़ा रहे हो ना, तो क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए तो उनको क्वेश्चनिंग करेंगे, तभी तो उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो आंसर रहेगा डी। ठीक है, तो ये थे क्रिएटिविटी के क्वेश्चंस। फटाफट बताओ कैसे लगे, अब आगे करते हैं, फटाफट कमेंट कर दीजिए। यहाँ एक तो मेरी स्क्रीन पे ना पता नहीं क्या आ गया, इतना बड़े अक्षरों में गोल लिखा आ गया, कुछ दिखता ही नहीं वहां पर, बस जूम करती हूँ तो वो गोल ही बड़ा हो जाता स्क्रीन पे। हाँ, यहाँ देखती हूँ, फटाफट बताओ भाई, फटाफट से बताओ कि क्रिएटिविटी के क्वेश्चंस क्लियर हुए आपके। क्रिएटिविटी से बहुत यूनिक क्वेश्चंस नहीं आते, ऐसे ऐसे आते हैं ज्यादातर, इसकी इनसे ही आते हैं, फ्लुएंसी क्या है, ये क्या है, वो क्या है। चलो आगे मैं उसके और करवा देती हूँ थोड़े 2-4 क्वेश्चन मेमोरी के भी। कल क्वेश्चन करेंगे पर्सनैलिटी एंड असेसमेंट के मिक्स, पर्सनैलिटी एंड मूल्यांकन के मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगी कल, पहले ही बता के जा रही हूँ। ठीक है, चलो अब हम मेमोरी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। मेमोरी, ये मेमोरी के फैक्चुअल क्वेश्चंस लिए हैं मैंने यहाँ पर, जो फैक्चुअल होते हैं, मतलब जिनके फिक्स आंसर्स होते हैं, समझाने वाले टाइप नहीं है, फिक्स याद होने वाले हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं, शाबाश। ये कह रहा है विसमृति का व्यतिकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ये क्वेश्चन फिक्स है, आपको याद करना है, क्वेश्चन पूछा गया। और हाँ, कई बच्चे मुझे बोलते हैं, पीजीटी साइकोलॉजी वाले जो बच्चे हैं जिनका सब्जेक्ट पीजीटी साइकोलॉजी है, आप एक काम कीजिए, अपने पेपर एकेडमी पर एक बार भेज दो। यदि मुझे लगेगा जितनी मुझसे हेल्प होगी मैं ट्राई करूंगी उनको सोल्व करवाने का। लेकिन मैं कई बार कह चुकी हूं, मैं 30 नंबर वाली सीडीपी पढ़ाती हूँ। जो मेन सब्जेक्ट होता है मास्टर्स वाला वो मेरा इंग्लिश है, इंग्लिश पढ़ाती हूँ मैं 60 नंबर वाली। लेकिन फिर भी आपकी मैं जितनी हेल्प होगी मैं कर दूंगी। पीजीटी साइकोलॉजी वाले बच्चे एकेडमी पर फोन करना और अपना प्रीवियस पेपर मुझे शेयर कर देना एक बार, आई विल चेक एंड एक्सप्लेन। ठीक है, क्योंकि वहां पर 60-70% आपका हो जाता है उसमें कवर, जो मैं पढ़ाती हूँ। द एक्सपोनेंट ऑफ द इंटरफेरेंस थ्योरी ऑफ द फॉरगेटफुलनेस, विस्मृति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। जो बच्चे बी कर रहे हैं, शक्ल देख के बी कर रहे हो हैं, यूं बता दो स्मृति और विस्मृति में कहां तुमने स्टैनले हॉल को देखा है। ये जो बंदा है ये हमेशा चाइल्ड डेवलपमेंट के चैप्टर में आता है सबसे ज्यादा, क्रो एंड क्रो भी चाइल्ड डेवलपमेंट के चैप्टर में आता है, स्किनर आपका सबसे ज्यादा लर्निंग के चैप्टर में आता है। कुछ ना भी पता हो तो भी आंसर कर दो। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये है मैक्सिस। ठीक है, मैक्सिस इज द पर्सन जिसने विस्मृति के सिद्धांत की बात की थी। और एक एबिंगहॉस, ठीक है, याद रखना, एक है एबिंगहॉस, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, मेमोरी विस्मृति इनसे संबंधित ये एबिंगहॉस पर्सन भी है और ये मैक्सिस भी है। आंसर रहेगा 1। चलो नेक्स्ट है, विलियम जेम्स ने गौण स्मृति किसे कहा है। आपको बताना, विलियम जेम्स कॉल द सेकेंडरी मेमोरी। गौण स्मृति एक होता है आपकी प्राइमरी स्मृति है ना, प्राथमिक स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी। एक होता है मतलब आपकी वो क्या बोलते हैं, एक सेंसोरी मेमोरी होता है और एक आपकी सेकेंडरी मेमोरी होता है। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। हाँ, इसको बोलते हैं, विलियम जेम्स ने, एक मिनट, प्राइमरी स्मृति होती है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन। दीर्घकालीन को हम प्राइमरी बोलते हैं और इसको सेकेंडरी बोलते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, एक मिनट, एक प्राइमरी होती है एक सेकेंडरी होती है। पहले हम पढ़ते हैं सेंसोरी, एक मिनट को, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंसोरी मेमोरी, फिर हम पढ़ते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, फिर हम पढ़ते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, फिर हम पढ़ते हैं एपिसोडिक। तो दिस इज कॉल्ड द सेंसोरी, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी। सॉरी, हाँ, तो लॉन्ग टर्म आएगी भाई। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म जो मेमोरी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है उसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। सेंसोरी मेमोरी क्या होती है, जो आपके सेंसेस में होती है, जिसमें कुछ समय के लिए चीजें आपके माइंड में फिट होती हैं, बाकी आपके माइंड में फिट नहीं होती, उसको हम सेंसोरी मेमोरी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जब 20 से 30 सेकंड के लिए आपके पास दिमाग में चीज है, बाद में आप उसको भूल जाते हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है जब आप लंबे समय तक चीजों को धारण करके रखते हो। एपिसोडिक मेमोरी होती है जब आप किसी घटना, किसी प्रसंग को बहुत अच्छे तरीके से याद रखते हो। ठीक है, तो यहां पर आंसर रहेगा लॉन्ग टर्म मेमोरी, आंसर रहेगा 4।
नेक्स्ट है संवेदी स्मृति में सूचना संचित होती है। जो आपकी सेंसोरी मेमोरी होती है तो उसमें जो सूचना होती है वो कितने टाइम के लिए आपके दिमाग में आती है, मतलब कितने वक्त के लिए जो है आपके दिमाग के अंदर वो सूचना आती है। सेंसोरी मेमोरी में कितने टाइम के लिए वो सूचना आपके दिमाग में रहती है। मैंने क्रिएटिविटी चैप्टर को स्किप नहीं करवाया, मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ाया क्रिएटिविटी। देखो चीजों को समझो। यूट्यूब पे बच्चों ने मुझे पूछा था कि मैम 15 दिन की स्ट्रेटेजी बता दो, तो 15 दिन में मैंने वो टॉपिक बताए थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं कभी भी पढ़ाते टाइम किसी टॉपिक को स्किप नहीं करवाती हूँ, मैं सारे पढ़ाती हूँ। पर्सनैलिटी भी आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने तो पर्सनैलिटी भी पढ़ाया। मैं तो पेपर वालों पे भरोसा ही नहीं करती हूँ, क्योंकि पर्सनैलिटी का ही तो फैक्टर है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड आप 2023 का पेपर उठा के देख लो, आपके पर्सनैलिटी सिलेबस से काट रखा है, पता होगा ना 2023 में। लेकिन 2023 के पेपर में सिगमंड फ्रायड के 2 क्वेश्चन आ रखे हैं, और सिगमंड फ्रायड किसका पार्ट है भाई? पर्सनैलिटी का पार्ट है। ठीक है, तो भाई मैं तो नो रिस्क पे काम करती हूँ, मैं सब पढ़ाती हूँ। यूं मत कहो कि क्रिएटिविटी आपने कटवाया था, मैंने नहीं कटवाया, मैंने तो पढ़ा रखा है। देखते हैं तो संवेदी स्मृति जो होती है वो कितने समय तक रहती है। देखो भाई सही बताऊं ना, संवेदी स्मृति आपके दिमाग में रहती ही नहीं है। सेंसोरी मेमोरी कैसी होती है, ये बस ऐसी होती है कि जैसे कि मान ले आपने किसी जगह गोलगप्पे खाए, ठीक है। हम अक्सर क्या करते हैं, हम अक्सर किसी दुकान के गोलगप्पे खाते हैं। मान ले किसी दुकान के पानी का टेस्ट सेम मिल जाए, तो आप क्या बोलते हो? सीधा बताओ, आप क्या बोलते हो? आप सीधा बोलते हो ओ भाई मतलब देखियो यार इसका टेस्ट है ना बिल्कुल उस वाली दुकान के जैसा नहीं लग रहा है। तो बस दिस इज कॉल्ड द सेंसोरी मेमोरी, इसको हम बोलते हैं सेंसोरी मेमोरी। तो बस ये कितनी देर के लिए आई? 1 सेकंड के लिए आई, कहानी खत्म होगी फिर चली गई, ठीक है ना। तो ये 1 सेकंड है या उससे भी लेस आपके सेंसेस के अंदर ही धारण रहती है, ये सेव नहीं होती है। सेव आपकी जाके थोड़ी सी देर के लिए शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है ना, ये सेव नहीं होती है। बस ये तो ऐसी मेमोरी होती है, मैंने बता दिया ना कि जैसे तुम करते हो यार उस वाली मिठाई का टेस्ट इस वाले मिठाई में है, तो मतलब इस वाले तरीके से, ठीक है। तो आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट है अच्छी स्मृति के क्या लक्षण होते हैं? जो अच्छी मेमोरी होता है, हाँ ये जीभ ना टपका। गोलगप्पे वैसे बेसिकली सभी लड़कियों के बहुत पसंद होते हैं, मुझे बहुत पसंद है सूजी वाले गोलगप्पे, आटे वाले नहीं, बिल्कुल भी सूजी वाले। अच्छी स्मृति के लक्षण हैं, हाँ मुझे भी याद आते हैं मुझे गोलगप्पे मतलब किसी किसी दुकान के पसंद आते हैं, सबके नहीं आते हैं। अच्छी स्मृति के क्या लक्षण होते हैं? तो शीघ्र अधिगम, अर्ली लर्निंग, भाई जल्दी से लर्निंग हो जाए, ठीक है, जल्दी से लर्निंग है, ए पढ़ लो मुंह में पानी आ रहा है। अर्ली शीघ्र अधिगम मतलब जल्दी से अधिगम हो जाए। बेस्ट होल्डिंग पावर, देखो अच्छी स्मृति का मतलब क्या होता है? एक बढ़िया मेमोरी का मतलब क्विक रिकॉग्नाइजेशन, आप किसी भी चीज को एकदम से पहचान लेते हो, इसका मतलब आपकी याददाश्त बहुत तेज है ना। तो यूं ही करते रहेंगे के था रहा। अब पेपर में 4 ऑप्शन है, ठीक है, अब 4 ऑप्शन है। जिस बच्चे ने ढंग से पढ़ा है, ढंग से मेरे लेक्चरों को झेला है, तो उसकी जो स्मृति वो 4 ऑप्शंस को देख के एकदम क्विक कहेगा हाँ भाई ये वाला था, है ना। अब जिसकी स्मृति बढ़िया नहीं है तो वो यूं ही करता रह जाएगा के था। अरे सूजी के गोलगप्पे, रुक जाओ, के था। अभी तो मैं इस क्लास में इतने मजे करवाती हूँ मेमोरी वाले चैप्टर में, अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ा रही हूँ। जब ये लेक्चर तुमने पढ़ा होगा ना तो बहुत भयंकर वाले मजे आते हैं इस लेक्चर में। उत्तम ध्यान, तो आपकी होल्डिंग पावर, देखो जिस बच्चे ने सही याद किया होगा ना उसको चीजें याद भी रहती हैं, ठीक है, तो होल्डिंग पावर भी ठीक रहती है। आप लर्निंग भी अच्छा सीख जाते हो। तो आंसर रहेगा 4। जो 4 आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है भाई। जो 4 आंसर दे रहे हैं उनका आंसर क्या है भाई? बिल्कुल सही है। हाँ चलो नेक्स्ट है, आपको बताना है हु क्रिएटेड द प्लूरैलिटी कार्यकारी स्मृति की व्याख्या करते हुए भूतत्व प्लूरैलिटी मॉडल ऑफ द एक्सप्लेन वर्किंग मेमोरी, ये नया क्वेश्चन है, इसको याद करना। कार्यकारी स्मृति की व्याख्या करते हुए बहुतत्व मॉडल किसने दिया था? ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको एज इट इज याद करना है, कोई लॉजिक नहीं लगाना है। ये एक स्टेटमेंट है जो कि बैडले के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी भाई? बैडले के द्वारा आपकी ये स्टेटमेंट दी गई थी, आपको ध्यान रखना है। तो जस्ट इसको याद करना। सिंपल कैसे याद करोगे कि मेमोरी का बहुतत्व मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? बैडले के द्वारा, ठीक है, ऐसे याद करना। नेक्स्ट है, जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो कितने टाइम के लिए रहती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी, गजनी फिल्म वाली, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी कितनी देर तक रहती है भाई? 20 से 30 सेकंड आपके दिमाग में रहती है। 20 से 30 सेकंड शॉर्ट टर्म मेमोरी रहती है, फिर आप उसको भूल जाते हो, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी 20 से 30 सेकंड रहती है, आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट है,
स्मृति के कितने अंग है? फटाफट कमेंट करके बताओ, बहुत बार पढ़ा रखा। स्मृति के कितने अंग है? कैसे स्मृति का चक्कर चलता है? कैसे मेमोरी आपके माइंड में होती है? पहले आप किसी भी चीज को क्या करते हो? रिटेन करते हो, सीखते हो, लर्न करते हो, फिर उसको क्या करते हो? धारण करते हो। लर्न करने के बाद आप क्या करते हो? उस चीज को अपने अंदर धारण करते हो। फिर कोई तुमसे पूछता है, फिर क्या करते हो? तुम रिकॉल करते हो। रिकॉल करने के बाद क्या हो जाता है? वो चीज तुम्हें याद आ जाती है, वो चीज तुम रिकॉग्नाइज कर लेते हो। ठीक है, तो 4 तत्व होते हैं। स्मृति के कितने अंग होते हैं भाई? स्मृति के कितने अंग होते हैं? स्मृति के आपके 4 एलिमेंट होते हैं, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले किसी भी चीज को आप लर्न करते हो, लर्न करके आप उसको रिसीव कर लेते हो, ग्रहण करते हो। फिर कोई पूछता, आप उसको रिकॉल कर लेते हो, रिकॉग्नाइज कर देते हो। फिर आपको स्मृति है इस तरीके से क्या है? याद आ जाती है, एनकोडिंग हो इस तरीके से। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्मृति में सूचनाएं अपने मूल रूप में संचित रहती है, अर्थात उनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है? ये कहता है, ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को, कि आपका जो स्वरूप है, मतलब जो नेचुरल है, जो मूल है, मूल रूप से ही आपकी संरचनाएं आपको ध्यान रहती हैं और उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसी है वैसी ही फीलिंग याद रहेगी, एक्स्ट्रा आपको उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो वो कौन सी स्मृति होती है? लॉन्ग टर्म मेमोरी तो देखो एक अलग ही है, जिसके अंदर आपको फोन नंबर है और बहुत सारी चीजें हैं, लंबे टाइम तक याद रहती हैं। इसने कहा है मूल रूप से, ओरिजिनल रूप से होती है। ओरिजिनल का मतलब जो आपकी याददाश्त है एज इट इज वही है, बस हम कोरिलेट करते हैं। बिल्कुल वंदना ने सही उत्तर दिया है, तो हम सिर्फ यही बोलते हैं कि भाई ऐसा था, ऐसा है, तो मतलब वो जो चीज है वो ऐसी थी, वो ऐसी ही रहेगी। तो जिसने 3 आंसर दिया है, 3 उत्तर जिन्होंने दिया है उन्होंने बिल्कुल सही दिया है। यस, पूनम एंड ऑल सबने सही उत्तर दिया है भाई, जो सी वाला उत्तर है, शाबाश। ठीक है, नेक्स्ट है, वुडवर्थ ने कौन सा स्मृति का अंग नहीं बताया है? वुडवर्थ के हिसाब से जो मेमोरी होती है उसके अंदर क्या होता है? तो मेमोरी के अंदर क्या होता है, ध्यान रखना, ये जो स्टेप है मेमोरी के, ये वुडवर्थ ने ही बताया है। सबसे पहले आप किसी भी चीज को लर्न करेंगे, ठीक है, सबसे पहले आप किसी भी चीज को क्या करेंगे भाई? लर्न करेंगे, याद करेंगे। सबसे पहले सीखेंगे तभी तो याद करेंगे। लर्न करने के बाद आप उसको क्या करेंगे? धारण करेंगे, रिटेन कर लेंगे। ठीक है, आप उसको लर्न करने के बाद क्या करेंगे? रिटेन करेंगे, धारण करके रखेंगे। फिर कोई बंदा आपसे पूछेगा तो आप उसको क्या करेंगे? रिकॉल करेंगे। ठीक है, रिजेंबल करेंगे, रिकॉल करेंगे, और रिकॉल करने के बाद आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे। शब्द बदल सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन की जगह रिकॉग्नाइजेशन भी लिखा मिल सकता है, रिमेम्बरेंस की जगह रिकॉल भी लिखा मिल सकता है, धारण की जगह यहाँ पर रिटेंशन भी लिखा मिल सकता है। संकेत इसने नहीं दिया था, क्योंकि संकेत की जगह पहला स्टेप दिया था लर्न करना, सीखना। ठीक है, संकेत इसने नहीं दिया था, तो आंसर रहेगा डी। ये भी पूछे, क्लियर। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है? किसने बोला था कि जो मेमोरी होती है वो एक पुनरावृत्ति होती है, मेमोरी को आप रिपीट कर सकते हैं? तो ये जो स्टेटमेंट है किसने दी थी? तो मेमोरी में 1-2 स्टेटमेंट आपको आई गई है याद करने के लिए, तो आप खुद देखो। मान लो आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो तुम्हें आंसर नहीं आएगा। तुमने इतनी पढ़ ली तो तुम्हें पता है भाई स्कीनर ने मेमोरी को लेके कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब इसको लेके तो स्कीनर का कोई लेना देना नहीं है। रोस मॉडे तो वो है जो आपके चाइल्डहुड में आता है, जो कहता है कि जो चाइल्डहुड होती है वो फॉल्स मैच्योरिटी होती है। तो ये तो चाइल्डहुड को फॉल्स मैच्योरिटी कहने वाला बंदा है, तो ये कहां से आ गया मेमोरी के अंदर? ठीक है, वुडवर्थ भैया थोड़ा थोड़ा काम करता है, लेकिन वो क्रिएटिविटी मेमोरी सब में मिक्स मैच करता है। तो यहां पर आपको आंसर याद रखना है स्ट्राउट। यस, बिना समझे डी जिसने भी उत्तर दिया है सबने सही दिया, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट है, स्मृति के कितने तत्व होते हैं? तो स्मृति के 3 तत्व होते हैं, एनकोडिंग मतलब कूट संकेतन, फिर आपका स्टोरेज एंड फिर रिवाइटल। ठीक है, तो कितने एलिमेंट होते हैं भाई स्मृति के? 3 होते हैं, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिवाइटल। एनकोड करते हो आप, स्टोरेज करते हो, रिवाइटल करते हो, तो 3 रहेंगे। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक ने स्मृति के कितने पक्ष बताए हैं? कि एक तो कहते हैं ना, आप किसी भी चीज को ग्रहण वाले तरीके से मेमोरी को क्या करते हो, या तो आप रिटेन करके रखते हो मेमोरी को, या फिर मेमोरी को आप क्या करते हो, एक्सप्रेस कर देते हो। तो मेमोरी एक तो याद करना चीजों को, एक चीजों को भूल जाना। तो कितने बोली है बात? 2 बोले हैं। ठीक है, एक तो आप किसी चीजों को स्मरण करते हो, एक आप किसी चीजों को भूल जाते हो, मतलब या तो रिटेन करके रखते हो या फॉरगेट करके रखते हो। तो आंसर रहेगा 2, पक्ष कितने हैं? 2। नेक्स्ट है, ऋणात्मक स्मृति क्या होती है?
नेगेटिव मेमोरी क्या हो सकती है? नेगेटिव, सोचो नेगेटिव क्या होगी? जो सही मेमोरी नहीं है, जो सही मेमोरी नहीं है वही तो नेगेटिव होगी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर तो आपको चीजें याद रहती हैं, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीजें याद रहती हैं, तो वो नेगेटिव कैसे हो सकती है? सोच के देखो, जो कि शॉर्ट टर्म है, थोड़े टाइम के लिए याद रहती है। भाई आपकी मेमोरी बहुत एक्टिव है, बहुत सक्रिय है, तो ये तो वैसे ही पॉजिटिव होगी। इमीडिएट मेमोरी, तत्कालीन किसी चीज को याद कर पा रहे हो तो भी सही मेमोरी है। नेगेटिव कैसे हो गया? नेगेटिव तो क्या होगा? भूल, भाई यार तुम चीजों को याद ही नहीं रख पाते हो, भूल जाते हो। तो भूलना क्या है? भूलना आपको क्या है भाई? नेगेटिव मेमोरी है, ऋणात्मक स्मृति है। तो आंसर रहेगा 4। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये कहता है इन द बिगिनिंग द रेट ऑफ द फॉरगेटिंग इज वेरी फास्ट। शुरू में भूलने की गति काफी तीव्र होती है। देन इट बिकेम्स मिनिमम एंड ग्रेजुअली इट बिकेम कांस्टेंट। ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है भाई। शुरू में आप चीजों को जल्दी भूल जाते हो, और यही स्टेटमेंट किसने दी थी भाई? ये स्टेटमेंट से आप अपने जीवन में भी कुछ सीखो। ध्यान से देखो, यहां पर आप जब पढ़ते हो, शुरू में आप मेरी भी क्लास को पढ़ते हो, तो आप पहली बार पढ़ते हो तो आपकी भूलने गति काफी तीव्र हो जाती है। क्लास के बाद आप भूल जाते हो क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, चैप्टर में भूल जाते हो। लेकिन फिर ये क्या कहता है भाई? फिर थोड़ी सी कम हो जाती है भूलने गति। आपने दोबारा उस चैप्टर को दोहरा लिया तो तुम्हारी भूलने की गति खत्म हो जाएगी, और दोबारा उस चैप्टर को आपने कर लिया ना तो कांस्टेंट हो जाओगे, फिर आप भूलोगे नहीं उस चीज को। तो ये चीज हमेशा मैं आपको एक चीज बोलती हूँ कि क्या बोलती हूँ मैं आपको हमेशा, जिंदगी में 50 किताबों के पीछे मत पढ़ो, 50 नोट्स के पीछे मत पढ़ो। मैं हमेशा कहती हूं 50 किताबें पढ़ने से, 50 नोट्स पढ़ने से जो पागलपन है ना तुम्हें संग्रह करने का, ओ भाई पीडीएफ आ गई आ जा, ओ पीडीएफ आ गई आ जा, ओ वो उस टेलीग्राम पे, दिस इज कॉल्ड द पागलपंथी। एक ही कंटेंट इकट्ठा करो, बट वो कंटेंट कृपा करके ऐसा इकट्ठा करो जिससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन ना जाए। 10 पीडीएफ पढ़ने से कुछ नहीं होता है। एक ढंग की किताब, एक ढंग की टीचर की क्लास को 10 बार पढ़ने से तुम्हारा बेड़ा पास हो सकता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी टीचर है, चाहे कोई भी किताब है। मैं नहीं कहती मैं और मेरी किताब, बट मैं जनरल कहती हूं 50 पीडीएफ 50 किताबों से कुछ नहीं होगा। एक पीडीएफ, एक अच्छी किताब, एक अच्छा अध्यापक तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए बहुत है। अध्यापक और टीचर मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया बदल के रख सकते हैं हम। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ पढ़ा करो। तो ये बात कही थी भाई, जो मेमोरी के सेक्टर में जाना माना नाम है, दैट इज एबिंगहॉस। ठीक है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, स्मृति के में जाना माना नाम कौन सा है? एबिंगहॉस है। ठीक है, तो रिवीजन करो चीजों को। अब तुम्हें ना भरपूर टाइम मिला, तुम हो रहे हो आलसी, महाआलसी। ओ मेरा ना पेपर कब होगा, एक तो ये दुखी हो जाए पेपर कब होगा। अरे तुम्हें क्या मतलब है कब होगा? तुम ये देखो ना तुम्हारी क्या क्या कमियां हैं, जब तक जो तुम्हारी कमियां हैं तुम उन पे काम करो। तुम्हें क्या मतलब है पेपर कब होगा? होता रहेगा पेपर। तुम ये देखो ना मेरे कहाँ कम नंबर बन रहे हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, नौकरी आ गई ना तो तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, फिर काश करते रह जाना, काश मैंने पढ़ लिया होता, काश मैंने। ये टाइम मत वेस्ट करो, मैं तुम्हें सिंपल बता रही हूँ। क्लास खत्म हो चुकी है इसलिए बता रही हूँ, बीच में नहीं बोलती मैं। लास्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है। इनफ फॉर द डे, स्मृति एंड मेमोरी होगी। कल मूल्यांकन और पर्सनैलिटी के मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगी, या मूल्यांकन बहुत बड़ा चैप्टर अलग करवाऊंगी उसके, कल पर्सनैलिटी के करवाऊंगी। ठीक है, या देख लूंगी मैं, वो मेरी मर्जी, साथ साथ कुछ और। हाँ, तो मैं सिर्फ यही तुम्हें हर रोज लेक्चर क्यों देके जाती हूँ? मुझे क्या मतलब है मैं पढ़ा के चली जाऊँ? मैं तो तुम्हारी ऑनलाइन एजुकेटर हूँ, कौन सा तुम मेरे पास ऑफलाइन आते हो, है ना। लेकिन मुझे लगता है नहीं भाई, जो मुझसे जुड़ा है ना, यू आर जस्ट लाइक माई ऑफलाइन स्टूडेंट, यू आर जस्ट लाइक माई ओन। अब तुम मेरे से बहुत बड़े हो, कुछ भी है, लेकिन एक अध्यापक के लिए तो सारे बालक ही है ना भाई। तो मेरे को तो यह कि मुझसे जुड़ा हर बच्चा सक्सेस होना चाहिए। अब भाई सीधी सी बात है, तो रोज जो मैं ये लेक्चर दे के जाती हूँ तुम्हें, आखिरी के 2 मिनट इसीलिए दे के जाती हूँ कि बहुत सारे बच्चों को तो ना एक है ना, पता नहीं लहर सी दौड़ रही है, पेपर कब है जी, 11 को नहीं होगा जी, 12 को नहीं होगा जी। अरे भाई कब होगा हमें क्या पता कब होगा, तुम क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? तुम जब तक पेपर नहीं होता तुम उसको एक पॉजिटिविटी मानो, और ये देखो कि मेरे को कहाँ कहाँ कमी आ रही है, किस किस सेक्शन में मैं खराब स्कोर कर रहा हूँ। तुम उस सेक्शन को बढ़िया तैयार करो, फिर पेपर भी आ जाएगा और तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं बचेगा। फिर आगे वैकेंसी आ गई ना, फिर देखते ही रहना। स्टेट पास नहीं होगा तो नौकरी में नहीं बैठ सकते, पहले ही बता रही हूँ मैं। ठीक है, स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं रात 9 बजे, उससे पहले 3 बजे मैथ्स की क्लास है, 5 से 7 ज्योग्राफी की क्लास है, 7 से 9 तुम्हारी पॉलिटिकल की क्लास है। और जितने भी काम होगा, जितनी भी मेहनत करवा सकती हूँ मैं तो करवाऊंगी, साथ साथ टीचर से भी जितना पॉसिबल होगा हेल्प करवाने की मैं जरूर करवाऊंगी ना। मैं अकेली बहुत हूँ, तुम्हें एस्टेट पास करवाने के लिए तो बतेरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं रात को 9 बजे। Yes, it's life.
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज ये भाई फटाफट से स्टार्ट करेंगे आज की बेहतरीन क्लास, है ना। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो रीट है चाहे एस्टेट है, क्योंकि अब अपना टारगेट एस्टेट के साथ रीट भी हो गया है, सेम टाइम पे ही होंगे दोनों एग्जाम, है ना। चलो, तो हम कर रहे हैं अपना चैप्टर वाइज सीरीज, और इसी चैप्टर वाइज सीरीज में अब 1 तारीख तक शायद मेरी क्लास का टाइम यही रहेगा, क्योंकि 1 तारीख तक लगातार आएंगी दीपा मैम क्लास रिकॉर्ड्स करने के लिए, ठीक है, नए बैच के लिए एसएसटी के। तो इसीलिए 1 तारीख तक मेरी क्लास का टाइम यही रहने वाला है, 10 बजे वाला ही, 10 से 11 बजे मैम स्टार्ट कर देंगे। फिर 11 से 12 मैम एक ऐप की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, और सुनो 12:15 बजे यूट्यूब पे लाइव आएगी मैम की प्रैक्टिस जो सीरीज वाली क्लास है, वो तुम 12:15 बजे लाइव ज्वाइन कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद मैम फिर ऐप की 2 रिकॉर्ड करेंगी, फिर अपने घर जाएंगे। चलो, तो आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ये एनईपी से रिलेटेड है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एसेट के सिलेबस में तो खैर कहने में नहीं है, लेकिन पीआरटी लेवल पर क्वेश्चन जरूर आ सकता है, और आने को टीजीटी पीजीटी पर भी आ सकता है क्वेश्चन, मतलब देखने की उम्मीद है। बाकी आपको पता, बाकी एग्जाम में तो 120% क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। बारिश हो रही है, हमें क्या मतलब, चाहे बारिश हो तूफान हो, हम अपनी क्लास पढ़ेंगे, हमारा तो रोज का काम है। When was the NEP 2020 approved by the Union Cabinet? एनईपी, और हाँ ये एक नई पहल और है, ये जो पीडीएफ बच्चे मांगते हैं, जो डेली आप क्वेश्चंस पढ़ाते हो, तो ये पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी, एक ही टेलीग्राम पर शेयर की जाएगी, जो अपना एक ऑफिशियल टेलीग्राम है अचीवर्स एकेडमी निशा शर्मा, जो सभी बच्चों के लिए है, यूट्यूब एंड ऐप एवरीवन, ठीक है। उस पर ये पीडीएफ आपको क्लास के बाद शेयर कर दी जाएगी। पर हाँ, दूसरी बात लास्ट, फिर ऐसे चक मत करना, कुछ बच्चे फिर एकेडमी पर फोन करेंगे कि पीडीएफ के आंसर नहीं है। मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, ठीक है, मैं यहाँ उत्तर नहीं लिख के भेजूंगी इस पीडीएफ में, सीधी जैसी पढ़ा रही हूं वो पीडीएफ तुम्हारे टेलीग्राम पर आ जाएगी। चलो, When was the NEP 2020 approved by the Union Cabinet? यूनियन कैबिनेट ने NEP 2020 को कब मंजूरी दी थी? और आज एक खास बात तो तुमने नोट ही नहीं करी निकम्मो, तुम्हारे सारा कलेश मैंने आज दूर कर दिया है, ठीक है। दोनों भाषा में क्वेश्चन है आज तुम्हारे सामने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी दी गई है, आपको बताना है। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है केवीएस एंड डीएसएसबी एग्जाम्स में, तो कब है आपको ध्यान रखना है, 29 जुलाई 2020 को, ठीक है। कब मंजूरी दी गई थी भाई? 29 जुलाई 2020 को जो है मंजूरी दी गई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विच पॉलिसी डज एनईपी 2020 रिप्लेस? एनईपी 2020 किस नीति को रिप्लेस कर रही है? आपको पता है भारतीय शिक्षा के इतिहास में 34 वर्षों के बाद एक नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है। सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, ठीक है। फिर याद करने का तरीका बहुत आसान है, इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है, इसको रिप्लेस कर दो लास्ट 2 डिजिट्स को, ठीक है। तो दूसरी जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो कब आई थी भाई? वो 1986 में आई थी। दूसरी एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी। फिर 1992 में संशोधन किया गया था, ये कोई बड़ी एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, ध्यान रखना। 1986 वाली जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसी को संशोधित किया गया था, कब भाई? 1992 में। तो बात आती है किसको रिप्लेस किया गया है, तो किसको, मतलब एक तरह से 1986 वाली को रिप्लेस करके आपका एनईपी 2020 जो है आ रही है 34 सालों के बाद। और होप सो अब 1 से 2 साल के अंदर हरियाणा में शायद नेक्स्ट जो अप्रैल वाला सेशन होगा उससे एनईपी के अकॉर्डिंग जो है काम होना शुरू हो जाए, ठीक है। फिर आपको एनटीटी की वैकेंसीज देखने को मिलेगी। ये चीज मैं बार बार किस लिए बोल रही हूं, क्योंकि वैकेंसीज आएंगे एनटीटी के, यदि एनईपी लागू होते ही आएंगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द गोल ऑफ एनईपी 2020 रिगार्डिंग द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बाय 2035? तो यहां पर एक बार ये जीईआर है, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी गई थी, ध्यान रखना, ठीक है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा में सकल नामांकित अनुपात का कितना लक्ष्य रखा गया और कौन से साल तक? तो 2035 तक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रखा गया है, आपको ध्यान रखना है 50%। और प्राइमरी लेवल में यही रेशियो 70% के अराउंड है, और हायर एजुकेशन में ये रेशियो आपका 50% के अराउंड है। हाँ, 34 नहीं 38 साल के बाद। एनईपी 2020 है ना बेटा, और 1986 घटाना कितने हो गए हैं? कितने हो गए? 34 हो गए ना, 38 कहां से हो गए? आज के तारीख मत गिनो, 2024 मत गिनो, 2020 में आया ना जो भी आया प्रोविजन, तो इसलिए 34 वर्षों के बाद बोलते हैं। अब तो 38 वर्ष हो गए, मुझे भी पता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ड्यूरेशन? ये आवाज क्यों आ रही है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ न्यू एजुकेशन स्ट्रक्चर एनईपी 2020? एनईपी 2020 का जो समय है, जो ड्यूरेशन है वो कितना है, ठीक है।
तो कितना है भाई, 10 साल है, 12 साल है, 15 साल है, 18 साल है। तो आपको पता है जो स्कूली ईयर है अब वो कितना हो गया भाई, जो पहले 12 साल होता था अब जो पहले 12 साल होता था अब वो कितना है, 15 साल। बताने की जरूरत तो नहीं ना, 5 + 3 + 4, ठीक है, 5 + 3 + 3 + 4, 5, 5 और 3 8 और 3 11 और 15, ठीक है। तो अब आपका जो स्कूल संस्थान है वो कितने वर्ष चलेगा भाई, 15 वर्ष चलेगा। जो पहली से 12वीं 12 वर्ष चलता था, उससे पहले ये जो सिस्टम्स है ये प्राइवेट स्कूल्स में करते थे बच्चे, है ना, अब ये भी सरकारी स्कूल में ही करेंगे। तो 15 वर्ष रहेगा, 12 वर्ष मत लगा देना गलती से कहीं, सोचो 12वीं पास करते हैं स्कूल में। नेक्स्ट है, Which program under NEP 2020 focus on the foundation literacy numeracy? NEP 2020 के तहत कौन सा कार्यक्रम है जो मूलभूत साक्षरता और गणना पर ध्यान केंद्रित करता है? मूलभूत साक्षरता और गणना पर ध्यान केंद्रित करता है, एब्सोल्युटली फाइन। तो वो कौन सा प्रोग्राम है आपको बताना है। विद्यादान है वो, निपुण भारत है वो, शिक्षा सारथी है वो, या डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है। एक वीडियो मैंने सोचा है इन सभी प्रोग्राम से रिलेटेड करवाऊंगी। वैसे स्टेट में तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन जो अपकमिंग जैसे यूजीसी नेट है, रीट का एग्जाम है, या फिर आगे DSSB और KVS आएगा, उसमें कंफर्म है यहाँ से क्वेश्चन आना। तो इनकी एक वीडियो बनाऊंगी अलग से, सभी प्रोग्राम्स की अलग से, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये आपको पता है FLN के लिए जो है वो कौन सा है भाई, निपुण भारत। लास्ट में कुछ फुल फॉर्म्स भी देके जाऊंगी, तब तक यू कैन कमेंट डाउन, है ना। तो निपुण भारत है ये। नेक्स्ट है, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस अंडर NEP 2020 विल बी द मदर टंग। NEP 2020 के तहत ये बोल रहा है कि जो मातृ शिक्षा है वो किस कक्षा तक अनिवार्य है, मतलब किस कक्षा तक आपकी मदर टंग होनी चाहिए। आपकी पढ़ाई का जो क्या बोलते हैं तरीका है, वो किस क्लास तक जो है आपका मदर टंग होना चाहिए। तो किस क्लास तक होना चाहिए भाई, कक्षा 1, कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 10। यहां पर एक छोटी सी गलती मत कर देना कि कक्षा 8, ठीक है। मदर टंग ही शिक्षा का माध्यम रहे, कौन सी क्लास तक भाई, 5वीं क्लास तक, क्योंकि आगे तो आके वो जो 3 लैंग्वेजिज्म वाला कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है 6 to 8 वाली क्लास में। तो 5वीं क्लास तक सिर्फ मदर टंग को ही शिक्षा का जो है तरीका बना के रखा जाए, ये NEP की गुजारिश है, सिफारिश है, ठीक है। तो आंसर रहेगा यहां पर बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एम ऑफ द परख अंडर NEP 2020? NEP 2020 के समय परख का उद्देश्य क्या है? परख की फुल फॉर्म कल भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट की थी, लास्ट में सारी फुल फॉर्म लिखवा के जाऊंगी, ठीक है। तो ये प्रोफिशिएंसी है असेसमेंट की। असेसमेंट आपका जो रिव्यू है, असेसमेंट है, नॉलेज जो होलिस्टिक है, उसका जो एक 360 डिग्री जो इवेल्युएशन होना है बच्चे का, उस चीज को NEP के तहत परख कहा गया है। तो इसका मतलब क्या है, टीचर्स की रिक्रूटमेंट करना नहीं, करिकुलम का डेवलपमेंट करना नहीं, असेसिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, तो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को क्या करना है, असेस करना है। तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को ऑल अराउंड हर तरीके से क्या करना है भाई, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को हर तरीके से असेस करना है कि भाई उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। देखो इसमें टीचर रिक्रूटमेंट नहीं है ना, आप ऑल ऑफ दीज जो बच्चे लगा रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से देखो। परख के अंदर क्या है आपका, प्रोफिशिएंसी असेसमेंट रिव्यू और एंड आपका नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये बच्चे का है। इसके अंदर टीचर रिक्रूटमेंट का तो कोई सीन नहीं है ना, तो टीचर रिक्रूटमेंट का सीन नहीं है। तो आप ऑल ऑफ दीज बोलने वाले ध्यान से देख लिया करो क्वेश्चन को, ऑल ऑफ दीज करने से पहले आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट है, NEP 2020 recommends the integration of vocational education starting which grade? NEP 2020 आपको कहती है कि व्यावसायिक शिक्षा को किस में शुरू करने की गुजारिश है, मतलब जो व्यावसायिक शिक्षा है वो कौन सी क्लास से जो है आनी चाहिए, जो वोकेशनल एजुकेशन है वो कौन सी क्लास से जो है आनी चाहिए। तो वोकेशनल एजुकेशन कौन सी क्लास से आनी चाहिए भाई, क्लास 6 से जो है आपकी क्या हो जानी चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। मैंने NEP के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना रखी है, जब NEP आई थी तभी बना दी थी, और शायद मैं लेटेस्ट लास्ट ईयर भी एक वीडियो बनाई थी। तो जो बच्चे NEP UGC नेट करके बनाई हुई है मैंने वीडियो, तो किसी बच्चे को पूरा डिटेलिंग में देखना है तो कृपया वो वीडियो जरूर देख ले। और NEP के ऊपर तो मैंने बहुत सारी बार बात की हुई है, मतलब वीडियोस में बार बार क्या ही करना, ठीक है। तो आपको पता है जब 6 to 8 है तो गवर्नमेंट कहती है कि वोकेशनल एजुकेशन को ध्यान दिया जाए, और वोकेशनल एजुकेशन का जो मॉडल है वो महात्मा गांधी का जो बेसिक शिक्षा का मॉडल है, जो वर्धा शिक्षा जिसको हम बोलते हैं 1937 में आया था, उसी मॉडल पर क्या है भाई ये बेस्ड है, आपको ध्यान है। कल वाली PDF शेयर करना भूल गई, आज क्लास के एंड में तुम्हारे सामने ही PDF शेयर करके जाऊंगी दोनों की दोनों, डोंट वरी, ठीक है। तो यहां पर क्लास दिखा के जाऊंगी कैसे क्या करना है, क्लास 6 रहेगा।
नेक्स्ट है व्हाट इज द न्यू असेसमेंट फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस बाय एनईपी 2020 फॉर स्कूल। स्कूलों के लिए एनईपी 2020 द्वारा पेश किया गया मूल्यांकन का ढांचा कैसा है, ठीक है, कैसा है मूल्यांकन का ढांचा। एनुअल परफॉर्मेंस कार्ड, कि उनका सालाना एक परफॉर्मेंस कार्ड है, वो आपको दे दिया जाए कि मैंने इतना परफॉर्म किया, इसने इतना परफॉर्म किया है। होलिस्टिक, जहां एनईपी की बात आ जाए और जहां भी होलिस्टिक शब्द आ जाए, इस होलिस्टिक शब्द को समझ लो, इसका मतलब होता है समग्र, एट द होल। एट द होल का कॉन्सेप्ट फटाफट से कमेंट कीजिए किसने दिया था सीडीपी में। एट द होल का कॉन्सेप्ट सीडीपी में 1 तारीख तक क्लास का टाइम यही रहेगा 10 बजे वाला। 1 तारीख से आपको पता बच्चों की पड़ जाएंगी छुट्टियां, मेरे देवता भी नहीं उठेंगे 10 बजे तक तो क्लास पढ़ाने के लिए, उठेंगे मतलब रोटी का टाइम होगा, क्लास का नहीं होगा। तो 1 तारीख के बाद तो क्लास वही 12 बजे पे ही शिफ्ट हो जाएगी, बट क्लास डेली रहेगी, ठीक है। तो 1 तारीख के बाद क्लास 12 बजे के आसपास शिफ्ट हो जाएगी, 1 तक मैं क्लास का यही टाइम है। हाँ, तो होलिस्टिक एट द होल, यस शाबाश, नीरू शर्मा ने सही उत्तर दिया सबसे पहले। वर्दीमर गेस्टाल्टवादियों का कॉन्सेप्ट है, और गेस्टाल्टवादियों में भी वर्दीमर इज द फर्स्ट पर्सन जिसने गेस्टाल्टवादी कॉन्सेप्ट को दिया था। वर्दीमर, कोहलर, कोफका एंड कुटलेविन, ये 4 पर्सन थे जो गेस्टाल्टवादी थ्योरी एट द होल पर बिलीव करते थे, ठीक है। तो समग्र शिक्षा, समग्र प्रगति आएगा, ठीक है, सब्जेक्टिव एवल्यूएशन नहीं है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड रिपोर्ट कार्ड, दक्षता आधारित शिक्षा करवानी है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग करवानी है, रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाना है, ठीक है। लर्निंग कैसी है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ध्यान रखना, क्षमता आधारित है, दक्षता आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए विल कंडक्ट विच टाइप ऑफ एग्जाम्स एज पर एनईपी 2020। आपको पता है अभी हाल फिलहाल आपने खबर सुना होगा कि जो सीईटी का एग्जाम था पहले एनटीए लेने वाला था। तुमने इस न्यूज को सुना होगा ना कि सीईटी एग्जाम एनटीए कंडक्ट करता, लेकिन अब सीईटी एग्जाम को एनटीए कंडक्ट नहीं करेगा, बल्कि कोई नई एजेंसी उसके लिए बनाई जाएगी। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एनईपी में लिखा है कि जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये वो वाले टेस्ट कंडक्ट करवाएगी जो एडमिशंस के टेस्ट होते हैं। जैसे कि आपने 12th कर लिया, 12th के बाद दरवाजा बंद कर जाना, 12th के बाद आप किसी यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहे, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो आपका जो एग्जाम है वो एनटीए कंडक्ट करवाएगी। मतलब एनटीए अब एडमिशंस वाले एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, ये नौकरियों वाले एग्जाम एनटीए कंडक्ट नहीं करवाएगी। तो इसीलिए जो सीईटी का एग्जाम है वो एनटीए कंडक्ट नहीं करवा रहा है, कोई नई एजेंसी बनाएंगी सीईटी के ऊपर। और हाँ, आज रात 9 बजे से जो हम सीरीज शुरू करने वाले हैं वो हम सीईटी की प्रीवियस ईयर की सीरीज शुरू करेंगे। इस सीरीज का बेनिफिट क्या रहेगा, ध्यान से सुन लीजिए। एस्टेट वालों को एज इट इज काम आएगी, क्योंकि उसके अंदर हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, हरियाणा जीके भी है। तो एस्टेट के कॉमन सेक्शन में ये सारी चीजें हैं। सीडीपी अलग है, वो हम सुबह में पढ़ ही रहे हैं। तो ये नहीं है एस्टेट की तैयारी छूट गई, वो लगातार चलती रहेगी, ठीक है, लेकिन कुछ तो नया करेंगे ही ना। और जो D++ वाले बच्चे हैं, जो अपकमिंग एग्जाम्स वाले बच्चे हैं, सबको कॉमन सब्जेक्ट आएंगे, उसके अंदर हम जीके भी पढ़ा करेंगे, है ना। जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। D++ का डेट अब आ जाएगा कभी भी, एग्जाम डेट जो टीजीटी का पिछले दिनों से पेंडिंग है। तो सीईटी की सीरीज आज रात 9 बजे से शुरू करेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स की। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, तो ये यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक परीक्षाएं करेंगी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एग्जाम्स, और स्कूल बोर्ड एग्जाम तो बिल्कुल नहीं करवाएगी। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, देखो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ये करवाएगी, लेकिन सभी विद्यालयों का, सभी स्कूलों का ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ भी यूनिवर्सिटी स्पेसिफाई करेगी तो हम ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एग्जाम्स को ये करवाएगा। नेक्स्ट है विच न्यू रेगुलेटर इज प्रपोज्ड अंडर एनईपी 2020 फॉर हायर एजुकेशन। ये कह रहा है एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षा के लिए किस नियामक का प्रस्ताव है। एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षा के लिए किस नियामक का प्रस्ताव है, आपको बताना है किसका प्रस्ताव है। एस्टेट के ऊपर हम रात को बात कर चुके हैं, दोबारा आई डोंट वांट टू वेस्ट माय एंड योर टाइम, ठीक है। तो एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षा के लिए किस प्रकार के नियामक का प्रस्ताव है। यूजीसी 2.0, हायर एजुकेशन कमीशन, मतलब सिंपल सी बात में कहना चाहता है कि जो हायर एजुकेशन है उसको जो देखने वाला बॉडी है या उसकी हर बात को करने वाला जो बेसिकली बॉडी है वो मेनली कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है वो है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर फुल फॉर्म भी याद करनी है, लास्ट में मैंने फुल फॉर्म डाली है इंपॉर्टेंट सारी एनईपी से रिलेटेड। तो भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, आपको ध्यान रखना, आंसर यहाँ पर रहने वाला है बी, ठीक है।
नेक्स्ट है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एबीसी, ठीक है। एबीसी की फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। कभी भी शक्ल से लग रहा है एबीसीडी की फुल फॉर्म ये होगी, है। एबीसीडी देखते ही तो वो गाना याद आ जाता है हेमा मालिनी का, एबीसीडी छोड़ो। तो एबीसीडी की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट विल हेल्प द स्टूडेंट। तो एकेडमिक बैंक जो क्रेडिट है वो छात्रों की किस में मदद करेगा, किस में मदद करेगा भाई? स्विचिंग कैरियर्स, उनका भविष्य बनाने में मदद करेगा। ट्रांसफरिंग क्रेडिट्स को ट्रांसफर करने में, कि क्रेडिट जो है एक जगह से दूसरी जगह पर क्रेडिट ट्रांसफर होना, भाई किसी बच्चे का कुछ पैसा है इधर से उधर ट्रांसफर करना है, या रिसर्च अपॉर्चुनिटीज दिलवाएगा। देखो आप इसकी शक्ल देखो, नाम की शक्ल देखो, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, तो सीधी सी बात है यार, बैंक जहां पर आ गया वहां पर कुछ ना कुछ पैसे का ही लेन देन पाएगा, सिंपल सी बात है। तो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज तो ये नहीं देगा, ग्लोबल इंटर्नशिप तो ये नहीं देगा, कैरियर स्विच करने की सुविधा बैंक तुम्हें कहां से दे देगा, सोचने की बात है। तो ये आपके क्रेडिट्स को ट्रांसफर करेगा। एक बच्चे के क्रेडिट्स होंगे, सरकार आपको पता है सरकार बहुत तरीके के क्रेडिट्स आजकल स्कूलों में दे रही है, और एक नया आपको पता होगा एक न्यू आईडी, इसके ऊपर आज शॉर्ट बनाऊंगी, ठीक है। आज का शॉर्ट यही रहने वाला है, अपार। अभी नहीं बताती, शॉर्ट वीडियो देखना, ठीक है। अपार आपको पता, डिटेल में अपार के बारे में आज शॉर्ट बनाऊंगी। एक न्यू आईडी स्कूलों में बनाई जा रही है। इससे क्या होगा, एक बच्चे का पूरा डाटा, मतलब आपने 10वीं में क्या नंबर लिया था, बीए में क्या लिया था, कौन सा एग्जाम पास किया, कब एस्टेट पास किया, तुम्हारा जैसे एक आधार कार्ड हो जाता ना, वैसे ही तुम्हारा एक परमानेंट। शॉर्ट बनाऊंगी, ऐसे मजा नहीं आएगा, शॉर्ट ही देखना, ठीक है। ये अपार एक लेटेस्ट है तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसका शॉर्ट बनाएंगे आज। अंडर एनईपी 2020 द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स इन स्कूल विल बी। ये कह रहा है एनईपी 2020 के तहत स्कूलों के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होना चाहिए। मतलब एनईपी कहती है कम से कम जो स्कूलों में लगेगा, तो ये बंदा जो है टीचर लगेगा, तो ये कौन क्या है, मतलब कौन सा बंदा टीचर लगना चाहिए। अब जेबीटी वाले ये मत सोचना कि हम अध्यापक नहीं लगेंगे, लेकिन आपको पता है एनईपी जो प्रायोरिटी दे रही है वो किसको दे रही है, इंटीग्रेटेड बीएड को, ठीक है। एनईपी अब क्या कहती है आपको पता है, अब क्या होगा, मैंने जो डिटेल वीडियो उसमें समझा रखा, देख लेना। 12th के बाद आपको ये नहीं आप ग्रेजुएशन करो और फिर 2 साल की बीएड करो। आपने यदि ये है कि भाई मुझे तो बस टीचर ही लगना है, मुझे तो अध्यापक ही लगना है, तो आप +2 करते ही यहां पर आ जाओगे इंटीग्रेटेड बीएड के कोर्स में। ये 4 साल में आपकी मतलब ग्रेजुएशन प्लस बीएड सारा सब कुछ हो जाएगी। अब ये मत सोचना कि भाई जो डीएलएड वाले हैं क्या हम नौकरी नहीं लगेंगे, क्या हमारी जेबीटी की नौकरी नहीं लगेगी। एनईपी को बोल रही है जेबीटी वालों की भी नौकरी लगेगी पीआरटी पे, बट मैं वैसे बता रही हूँ कि एनईपी ने किस चीज को प्रोविजन देने जा रही है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिप्लोमा को। तो आंसर आप बी टिक करोगे, ठीक है। कोर्स अब भी मिल जाएगा, बल्कि ये सोचो कि फॉर्म ही कल दोबारा निकले हैं, इतना टाइम है, आराम से कोर्स पढ़ो अब पूरा। जो बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा है पढ़ते रहो मजे से, लेकिन कोर्स तो कंप्लीट है 100%, ठीक है। प्रैक्टिस यहाँ हद से ज्यादा होती जा रही है तुम्हारी। व्हाट इज द फोकस ऑन द नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर द टीचर्स। ये कह रहा है एनईपी के तहत शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यवसायिक मानकों, एनपीएसटी, ये ना फुल फॉर्म सारी देख लेना। एस्टेट में तो मुश्किल है, देखो मैं पहले ही बोल रही हूँ एस्टेट में ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं। एस्टेट में तो आएगा एनईपी से एक क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल आएगा जरूर, क्योंकि आजकल ट्रेंड में है, ठीक है। लेकिन जो बाकी एग्जाम्स होते हैं टीचिंग के, उनमें इनसे क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे चंडीगढ़ का एग्जाम हुआ, 4-4, 5-5 क्वेश्चन भी देखने को मिले थे, है ना, चंडीगढ़ का जो पीआरटी वाला पेपर था उसमें, है ना। अरे भाई मैंने क्या बोला, अपनी डिग्रियों पर कोई संदेह मत करो, हम पहले की कैटेगरी के लोग हैं, तो ये नहीं है, ये तो आगे की बातें चल रही हैं कि आगे ऐसे होगा। तो आप लोग ये ना सोचें कि आपके में कोई जुल्म होने वाला है, आपकी जैसी चल रही है वो ऐसी की ऐसी है, वो ऐसी की ऐसी मानी जाएगी। आपने और करके भी एक ऑप्शन की बला सुनी होगी ना, और क्वालिफिकेशन के लिखा होता है और तो जिन्होंने जो भी कर रखी है तुम सबकी एज इट इज वैलिड रहेंगी। तुम एनईपी के जमाने से पढ़े हुए नहीं हो, पुराने जमाने से पढ़े हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी डिग्री खराब हो गई। अरे भाई आगे की बात चल रही है कि आगे वो वाला सीन नहीं होगा कि 2 साल की बीएड अलग करो, आगे जिसने टीचिंग में जाना इंटीग्रेटेड कर लो, समझ गए ना। तो तुम सबकी डिग्रियां वैलिड हैं, टेंशन ना लो, तुम अध्यापक बनोगे, इस एनईपी की पॉलिसी पे पढ़ाओगे तुम, ठीक है। हाँ, तो यहां पर आपको बताना है एनईपी 2020 के तहत शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यवसायिक मानकों एनपीएसटी का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। तो इसकी फुल फॉर्म देख लेना, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर द टीचर। तो इसका क्या मतलब है भाई, आजकल जो टीचर्स हैं वो किस तरीके वाले होने चाहिए, ठीक है। वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस भर्ती प्रक्रिया पर बेस्ड होने चाहिए। ईवीएस का भी हल निकालेंगे, ईवीएस का भी मैंने सर से बात की है, क्रैश कोर्स दे दो बच्चों को, ठीक है। करियर ग्रोथ एंड द परफॉर्मेंस,
या करिकुलम अपडेट्स या स्टूडेंट का डिसिप्लिन रखना। तो आपको पता है भाई टीचर का मतलब क्या है, टीचर का मतलब यही है कि तुम्हें करियर में ग्रोथ करवाए, तुम्हारी परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाए, तुम्हें यह ना डराए कि तुम्हारी डिग्रियां खराब है, ठीक है, तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा बनेगा, तुम्हारा करियर बहुत अच्छा बनने वाला है, तुम्हारी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, तुम टेंशन ना लो, बहुत सारी नौकरियां सरकार देने वाली है। ये रियलिटी बता रही हूं, 2025 में भर भर के नौकरियां आएंगी 25-26 में, क्योंकि एकदम एनईपी का जोर होएगा, एकदम पॉलिसीज बदलेंगे, एकदम टीचर। और सुनने में आया, डाटा आया है कि 2026 में बहुत सारे टीचर रिटायर हो रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स, तो टीचिंग वैकेंसीज तो आएंगी, लेकिन वो बच्चा जो पहले दिन से पढ़ रहा है, आराम से पढ़ रहा है, वो ये सोच के नहीं पढ़ रहा। बच्चे क्या सोच के पढ़ते हैं कि मुझे ये पेपर पास करना है। असली पढ़ने वाला बच्चा है ना, मान लो आपका सब्जेक्ट है, तो आपने ये सोचना है कि मैं तो अपने सब्जेक्ट को 100% तैयार करूंगा, मुझे मतलब नहीं है कि कौन सा एग्जाम कब आए। तो वो बच्चा हर एग्जाम में सिलेक्ट होता है। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, जो भी सब्जेक्ट पढ़ो उसको ये सोच के मत पढ़ो कि मुझे एसटेट का ही एग्जाम देना है। आप हिंदी इंग्लिश यदि पढ़ रहे हो तो ये सोच के पढ़ो, कल को डीएसएसबी आ गया तो मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, कल को केवीएस आ गया तो मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा केवीएस के नाम पे। आप हर एक सब्जेक्ट को 100% तैयार कर लो जब तक तुम्हारे पास टाइम है। वैकेंसी आने पर, तो पिछली बार केवीएस की वैकेंसी आई थी, 25 दिन के अंदर पेपर हो गया था। मैं बता रही हूँ, सिलेबस करवाना भी मुश्किल हो गया था, वो तो मेरा लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहता है तो फायदा हो जाता है। तो मैं बता रही हूँ, इतना ही टाइम, बहुत कम टाइम मिलता है, तो अपना पढ़ाते रहे, ठीक है ना। हाँ, तो करियर ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस, तो आंसर यहां पर रहेगा बी। विच बॉडी विल डेवलप द एनपीएसटी अंडर एनईपी, तो ये जो बॉडी है जो हमने अभी पीछे पढ़ी है आपकी, जो व्यवसायिक शिक्षा के मानकों को, टीचर्स के मानकों को करती है आपकी जो नेशनल बॉडी है, इसको ये मतलब किसके तहत होती है, कौन इसको ऑर्गेनाइज करेगा भाई, तो टीचर्स की बॉडी है, तो डेफिनेटली इसको नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स, तो एनसीटी, ये अध्यापक शिक्षा परिषद जो है इसको क्या करेगा भाई, इसको लीड करेगा, गाइड करेगा, या इसको जांच पड़ताल करेगा, कुछ भी कह दो, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टारगेट ईयर ऑफ यूनिवर्सलाइज्ड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज्ड करना है, मतलब जो प्रारंभिक शिक्षा है, मतलब समझ रहे हो ना, जो पहली से तीसरी, जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो आंगनवाड़ी वाली शिक्षा है, जो तीसरी क्लास से पहले की शिक्षा है, तो उसको यूनिवर्सलाइज्ड करने का मतलब है कि दुनिया का हर बच्चा उस आंगनवाड़ी में, उस प्लेवे स्कूल में होगा, ठीक है। तो ये लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा भाई, तो ये लक्ष्य आपका जो प्राप्त कर लिया जाएगा, ये 2030 तक प्राप्त, 2030। What is the target year of universalized early childhood care and education? अच्छा, ECC, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज्ड बनाने का वर्ष क्या है, 2035। हाँ, एक मिनट भाई, मेरे को डाउट है इसमें, आई हैव टू चेक। नहीं, 2030 तो ग्रोस एनरोलमेंट का है, इसका आई थिंक 2035 है, बट एक सेकंड के लिए मुझे लगता है चेक करना इज बेटर देन गलत इंफॉर्मेशन देना। एक सेकंड, वेट ए मिनट, 2035 है शायद, 2035 है तो 2030 है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इसलिए मैं चेक करना चाहती हूँ। हाँ 2030 है, तभी तो मुझे डाउट था, तुम 35 लिख रहे थे। 2030 है भाई, 2030 नॉट 2035, ठीक है, 2030 है ये लक्ष्य है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन सभी बच्चों को मिल जानी चाहिए, 2030 तक यूनिवर्सलाइज्ड बना देंगे। 2035 तो बहुत दूर हो जाएगा, 15 साल का लक्ष्य थोड़ी ना रखेगी सरकार, ठीक है। 2030 तक ये लक्ष्य है ईसीसी वाला, मतलब यूनिवर्सलाइज्ड करने वाला, तो 2030 रहेगा इसका आंसर। हाँ 2030 है। नेक्स्ट है, विच प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद द ईसीसी अंडर एनईपी 2020। एनईपी 2020 के तहत जो प्रोग्राम चलाया गया है उस प्रोग्राम का नाम क्या है, वो आपको बताना है। उस प्रोग्राम का नाम है निष्ठा। निष्ठा तो आपको पता है, ये नेशनल जो आपका टीचर्स के लिए एक एजुकेशन सिस्टम, जैसे वो कोरोना के दौरान आया था, ठीक है। आंगनवाड़ी इंटीग्रेशन या दीक्षा, दीक्षा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो टीचर्स एंड स्टूडेंट दोनों के लिए है, ठीक है। हाँ, और निपुण भारत आपको पता है, एफएलएन वाला जो मिशन है उसके लिए निपुण भारत है। तो यहां पर क्या है, आंगनवाड़ी इंटीग्रेशन है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो ईसीसी वाला प्रोग्राम है इसका नाम है आंगनवाड़ी इंटीग्रेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं आंगनवाड़ियों को इंटीग्रेट करके ही ये प्ले स्कूल वाला जो है कॉन्सेप्ट खोला जा रहा है, आपको पता ही है, ठीक है। तो आंसर रहेगा यहां पर बी।
नेक्स्ट, व्हाट इज द फोकस ऑफ ईसीसी एज पर एनईपी 2020? एनईपी 2020 के अनुसार अर्ली चाइल्डहुड का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? फॉर्मल एजुकेशन, बच्चों को औपचारिक रूप से एजुकेशन देना, ठीक है। प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, प्ले वे एक्टिविटी आपको बताना है, ठीक है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, क्या ही करना है बेचारे बच्चों को इतना टेक्नोलॉजी के अंदर। सब्जेक्ट स्पेसिफिक लर्निंग करवाना नहीं, ये प्ले बेस्ड एक्टिविटी लर्निंग है, आपको पता है प्ले बेस्ड एक्टिविटी लर्निंग है ईसीसी, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट डज एनईपी 2020 एम टू एक्सपोज टू वोकेशनल एजुकेशन? वोकेशनल एजुकेशन 2025 तक जो एनईपी है वो वोकेशनल एजुकेशन को ले आएगी, तो कितना परसेंट भाई लोगों के अंदर वोकेशनल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए? कितने परसेंट लोग जो है व्यवसायिक शिक्षा को सीख जाने चाहिए 2025 तक? तो कितने परसेंट लोग व्यवसायिक शिक्षा को सीख जाएं 2025 तक? तो आपको ध्यान रखना है ये है 50% का लक्ष्य, ठीक है। ये देखो यहां से दो क्वेश्चन आएंगे आपको। क्वेश्चन आएगा कि वोकेशनल एजुकेशन जो व्यवसायिक शिक्षा है, हर किसी को पता होना चाहिए, व्यवसायिक शिक्षा का हर किसी को परिचित हो जाना चाहिए। ये लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? तो 2025 तक निर्धारित किया गया है, ठीक है। 2025 तक निर्धारित किया गया। और कितने परसेंट का है कि इतने परसेंट लोगों को भाई वोकेशनल एजुकेशन से भली भांति परिचित हो जाना चाहिए? 50% लोगों को 2025 तक, मतलब अगले साल तक। पता चल ही गया सबको। इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर गलत देने की संभावना पूरी है शक्ल से। विच ग्रेड विल स्टूडेंट अंडरगो द बैगलेस डे? ठीक है, आपको बताना कौन से ग्रेड में बैगलेस डे होगा टू पर्पस वोकेशनल एक्टिविटीज। वोकेशनल एक्टिविटीज के पर्पस से कुछ टाइम बैगलेस डेज भी सेलिब्रेट होंगे, मतलब बच्चा बिना बैग जाएगा मजे से स्कूल में। तो भाई वो कौन सी क्लास में होगा? ठीक है, आपको बताना है वो कौन सी क्लास में होगा। स्क्रिप्ट, ये जो एसएससी एस्पिरेंट के नाम से कमेंट कर रहे हैं, अब मैं अपने मुंह से क्या बताऊं? अफेक्टिव रहेगा, सबको पता है अफेक्टिव रहेगा, पूछने की जरूरत है क्या? कोर्स अफेक्टिव ही रहते हैं निगम में। छात्र किस कक्षा तक बैगलेस के तहत व्यवसायिक गतिविधियां करेंगे? अब देखो सरफेस लेवल पर जब आप बैगलेस की शक्ल देखते हो तो देखो मुझे पता था बहुत सारे बच्चे कहेंगे ए उत्तर है इसका, क्योंकि छोटे बच्चे बिना बैग के जाएंगे, है ना। देखने में सरफेस लेवल पर आपको इसका आंसर ए लग रहा है कि ग्रेड 5 तक होगा, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे भाई? बैगलेस जाएंगे और वो क्या करेंगे भाई? मजे करेंगे, है ना। शक्ल से ऐसा लग रहा है, लेकिन ध्यान से देखो वो बैगलेस क्यों जाएंगे? वो किस लिए जाएंगे भाई? वोकेशनल एजुकेशन के लिए जाएंगे। और वोकेशनल एजुकेशन 5वीं क्लास तक आई है वोकेशनल एजुकेशन? नहीं आई 5वीं क्लास तक, ठीक है। तो 5वीं क्लास तक नहीं आई है तो आप 5वीं क्लास कैसे कह सकते हो? अब ये कह रहा है छात्र किस कक्षा तक बैगलेस के तहत व्यवसायिक गतिविधियां करेंगे? तो किस कक्षा तक? वैसे तो देखो वोकेशनल एजुकेशन 6ठी से 8वीं है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत लॉजिक है। वैसे तो वोकेशनल एजुकेशन 6ठी से 8वीं है, लेकिन 7वीं 8वीं वाला बैगलेस नहीं होगा एनईपी की तहत। तो ओनली ग्रेड 6 का बच्चा है जो बैगलेस एंजॉय करेगा वोकेशनल एजुकेशन को, बाकी कोई भी बच्चा बैगलेस वोकेशनल एजुकेशन को एंजॉय नहीं करेगा। तो क्लास 6 रहेगा। यदि इसमें ऑप्शन होता 6 to 8 तो हम 6 to 8 को क्लिक कर सकते थे, बात अलग है, लेकिन खाली एक ही क्लास को टिक करना है तो 6th क्लास, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एम्फेसिस ऑन वोकेशनल एजुकेशन अंडर एनईपी? एनईपी के तहत व्यवसायिक शिक्षा का उद्देश्य क्या रहने वाला है? रोड लर्निंग, रटने पर ध्यान देना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, व्यवहारिक रूप से एक्सपीरियंस देना, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आपको पता है हैंड ऑन एक्सपीरियंस बच्चों को करना। नेक्स्ट है विच बॉडी विल स्पेयरहेड यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन? एनईपी 2020 के तहत शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग का नेतृत्व कौन करता है? तो प्रौद्योगिकी का कोई टेक्निकल होगा भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ, प्रौद्योगिकी का कोई टेक्निकल होगा, सिंपल सी बात है। तो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म, फुल फॉर्म देख लेना NETF, ठीक है, NETF, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म। आज मैंने कोशिश करे हैं वो क्वेश्चंस लेने की जो मैंने पहले एनईपी में नहीं करवाए। इससे पहले जो मेरी एनईपी की वीडियो है आप देख लेना, उसके वो भी मैं इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। इससे पहले भी मैंने एनईपी के क्वेश्चन करवा रखे हैं, लेकिन उसमें मैंने कौन से क्वेश्चंस करवा रखे हैं? ये वाले जो बेसिक है, 5+3+3 परख है, 360 डिग्री वैल्यूएशन है, FLN है, निपुण भारत है, जो बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चंस है, ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चंस का लिंक भी मैं इसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगी, वो भी देख लेना एनईपी से रिलेटेड, फिर कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। आज सारे अलग लिए हैं जो पहले नहीं करवाए थे, ठीक है।
नेक्स्ट है विच डिजिटल प्लेटफॉर्म इज रिकमेंड फॉर एनईपी 2020 फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट। एनईपी 2020 में टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए कौन सा डिजिटल मंच जो है रखा गया है? तो आपको पता है डिजिटल मंच, जिसका आप है ना बहुत सारी चीजें करते हो, मैम ये कहां से मिलेगा, ये कहां से मिलेगा, तो दीक्षा ऐप है, ठीक है, दीक्षा ऐप पर आप जाइए। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है नॉलेज शेयरिंग का आपका, तो इसके अंदर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए आपको हर क्लास की एनसीईआरटी बहुत जल्दी, बहुत अच्छे तरीके से हर क्लास की एनसीईआरटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या है भाई, उसके लिए है, हाँ तो ये उसके लिए है। आप कितने बजे उठते हो जो इतनी जल्दी क्लास ले रहे हो? वर्किंग डेज में तो मैं बहुत जल्दी उठती हूँ, मेरे बच्चे चले जाते हैं स्कूल, टिफिन पैक करके भेज देती हूँ मैं उनको। वर्किंग डेज में तो जल्दी उठती हूँ, छुट्टी वाले दिन नहीं उठती, बस छुट्टी वाले दिन तभी तो कह रही हूँ 1 जनवरी से तुम्हारी क्लास 12 बजे हुआ करेंगी छुट्टियां पड़ जाएंगी। हाँ तो एनईपी दीक्षा ऐप है, ये आपको याद रखना है। एनईपी 2020 प्रमोट द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच। एनईपी 2020 बुद्धिमत्ता एआई के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। किस क्षेत्र में एआई के उपयोग को बढ़ावा दे रही है एनईपी, आपको बताना है। करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम के विकास में आपको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, व्यक्तिगत शिक्षा के विकास में आपको बढ़ावा मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक कार्य करने में एआई हेल्प करेगी। एआई तो पता नहीं क्या क्या करेगी भाई, एआई का जमाना है, बच के रहना। कोई कुछ भी किसी के साथ कर देते हैं आजकल, पता नहीं। अब है ना डर भी लगता है, लोग ऐसे ऐसे डायलॉग मारते हैं सोशल मीडिया पर, कुछ ना अपलोड करो फिर हमारा स्मार्टफोन बेचारा किस काम आएगा लेकिन मतलब ध्यान से, मजाक की 100 बातें होती है। एआई इज लाइक वेरी ग्रेट एंड वेरी वर्स्ट, दोनों ही केसेस हैं, तो ध्यान से रहें जीवन में। तो ये सभी साधनों में उपयोग किए जाएगी भाई एआई। काफी हो गए क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, पूरे ही करवाएंगे। एनईपी 2020 प्रमोट्स मल्टीलिंग्विज्म इन स्कूल्स टू विच ग्रेड। तो मल्टीलिंग्विज्म एनईपी 2020 जो बहुभाषिकता है, मल्टीलिंग्विज्म है, उसको प्रमोट कर रही है कौन सी कक्षा तक? बहुभाषिकतावाद, मल्टीलिंग्विज्म को एनईपी प्रपोज करे। देखो वैसे तो मल्टीलिंग्विज्म पूरे ही स्कूल में चले, किसी भी क्लास में बोलो, बट बेसिकली मातृभाषा, ये भाषा, कोई भी भाषा है, तो बेसिकली ये ग्रेड 5 तक ही इन सबको प्रमोट किया जाता है हर चीज को, ठीक है। बहुभाषिकतावाद ग्रेड 5 रहेगा आंसर। नेक्स्ट है विच इनिशिएटिव फोकस ऑन द एजुकेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। कौन सा सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। तो कौन सा ध्यान केंद्रित करता है आपको बताना है। तो समग्र शिक्षा अभियान, बताने की जरूरत नहीं है। जो समग्र शिक्षा है वो क्या कहती है भाई, समग्र शिक्षा आपकी कहती है कि हम इस समाज पहलू पर, हर चीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे। नेक्स्ट है एनईपी 2020 के तहत लैंगिक समावेशन निधि का उपयोग क्या है? व्हाट इज द फोकस ऑन द जेंडर इंक्लूजन फंड अंडर। ये ध्यान रखना, फंड से आपको लगता है कोई पैसे पूसे वाला फंड होगा, ठीक है, हाँ फंड से लगता है कि कोई पैसे पूसे देने वाला फंड होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है भाई ये कोई पैसे पूसे देने का फंड नहीं है। फंड का मतलब है एक तरह से शिक्षा का जो अंतर है, जो लड़के लड़कियों में दुनिया भर का अंतर है, इसको मिटाना एक तरह से, ठीक है। ब्रिज जेंडर गैप इन एजुकेशन, शिक्षा में लैंगिक स्तर को अलग करना, शिक्षा में लैंगिक स्तर पर, हाँ अच्छा निधि, शिक्षा में लैंगिक स्तर को कम करना, यही इसका मेन लक्ष्य है। फंड से ये मत सोचना कि कोई स्कॉलरशिप मिल रहा है, कोई वो मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बी रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ 3 एजुकेशन फार्मूला। 3 एजुकेशन फार्मूला क्या है भाई? 3 एजुकेशन फार्मूला कहता है कि कोई भी 3 भाषाएं जो भारत की भाषाएं हो आप अपने स्कूलों में पढ़ा सकते हो। अब आपकी मर्जी है, आप कोई भी 3 भाषाएं पढ़ाओ, आप अपना, जरूरी नहीं है, ध्यान रखना कि उसमें हिंदी पढ़ाई जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। हरियाणा वाले हिंदी पढ़ाएंगे लेकिन तमिल वाले, तेलुगु वाले हिंदी क्यों पढ़ाएंगे? वो तो हिंदी नहीं पढ़ाएंगे ना, साउथ वाले तो हिंदी नहीं पढ़ाएंगे ना, तो आप अपनी मदर टंग पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, ठीक है। हाँ मुकेश कह रही है डिफेंस मैकेनिज्म का टॉपिक आपकी बुक में नहीं है। अरे मुकेश, डिफेंस मैकेनिज्म मेरा फेवरेट टॉपिक है, और तुझे लगता है मैं किताब लिखूं और उसमें डिफेंस मैकेनिज्म ना लिखूं? जाके चैप्टर देखना, असमायोजन। मेरे पास किताब नहीं पढ़ी अभी, दिखा पढ़ी है, देख मेरे पास किताब, मेरी किताब मेरी आंखों के सामने रहती है। असमायोजन, समायोजन के नाम से जो टॉपिक है वही तो डिफेंस मैकेनिज्म है रे, हैं? अलग से नहीं दिख रहा ना, तो मैंने इसको पर्सनैलिटी के बीच में डाल दिया होगा।
अभी ध्यान नहीं आ रहा, ये रहा चैप्टर नंबर 20, चैप्टर नंबर 20 पेज, मेरी बुक में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है भाई, 1-1.5 साल की मेहनत है, ये मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी, बेस्ट आखिरी नहीं है, मतलब पहली बुक है जिससे मेरे को दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम रहेगा। चाहे मेरी लिटरेचर की बुक आने वाली है, बट इस बुक का जो प्रेम है ना वो तो अनंत है, इसमें मैंने जान डाली हुई है। तो ऐसा कोई सीडीपी का चैप्टर नहीं है जो मेरी किताब में तुम्हें ना मिले। चैप्टर नंबर 20 है जिसका नाम है समायोजन, और इसी समायोजन की जो युक्तियां होती है बेटा उसको बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। मैम आपकी आवाज से आप बीमार लग रहे हो, ठीक हो चुकी हूं मैम, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान रखना है एनईपी 2020 में त्रिभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रमोट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज, भाषाई विविधता को बढ़ावा देना है, ठीक है। रिप्लेस, मतलब कहते हैं ना पहली चीज से हमेशा बड़ा प्रेम रहता है, तो इसीलिए ये मेरी पहली बुक है, इसलिए मुझे इससे बड़ा प्रेम है। इसके 2 ही वॉल्यूम आए हैं अभी तक, नेक्स्ट ईयर इसका वॉल्यूम 3 लेके आएंगे। इस साल हम लाए नहीं नया वॉल्यूम, वॉल्यूम 2 ही चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर वॉल्यूम 3 लेके आएंगे। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम रीड दे रहे हो, यूपी टेट दे रहे हो, पंजाब टेट दे रहे हो, जो मर्जी दे रहे हो, कुछ नहीं आना इससे बाहर। रिप्लेस इंग्लिश एज एन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, शिक्षण के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को प्रतिस्थापित करना। एनकरेज फॉरेन लैंग्वेज, इंट्रोड्यूस कोडिंग इन द लैंग्वेज, तो आपको पता है डाइवर्सिटीज को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है अंडर एनईपी 2020 विच लैंग्वेज आर इंक्लूडेड इन 3 लैंग्वेजेस। 3 लैंग्वेजेस में कौन कौन सी भाषा इंक्लूड है? इंग्लिश, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश, मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज, एनी 3 इंडियन लैंग्वेज। क्योंकि देखो भाई भारत में जितने भी स्टेट हैं हर कहीं विविधताएं हैं, विविधता में एकता। तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी मर्जी, हरियाणा वाले कोई भी 3 लैंग्वेज पढ़ाओ, यूपी वाले कोई 3 लैंग्वेज पढ़ाओ, राजस्थान वाले राजस्थानी पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, अंग्रेजी, तुम्हारा जो मन करे तुम कोई भी 3 भाषा, 3 लैंग्वेज, तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप अपने स्कूल में कोई भी 3 भाषा चुन सकते हो। दिस इज 3 भाषा फॉर्मूला। इसके अंदर जरूरी नहीं है कि आप ये भाषा पढ़ाओ, जरूरी नहीं है इंग्लिश पढ़ाओ, जरूरी नहीं है हिंदी पढ़ाओ, जिस स्कूल को जो बेटर लगे वो 3 भाषा पढ़ाओ। Which of the following is true about the 3 language formula in NEP 2020? NEP 2020 में 3 language formula मतलब सूत्र निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? स्टेट कैन चूज द 3 लैंग्वेज, कोई भी राज्य अपने हिसाब से 3 भाषा चूज कर सकता है। हिंदी इज मैंडेटरी ऑल स्टेट में हिंदी मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओनली रीजनल लैंग्वेज इज अलाउड, ओनली क्षेत्रीय भाषा अलाउड होगी, क्यों, बाकी 2 भाषा भी तो लगाएगा। इंग्लिश मस्ट बी वन ऑफ द 3 लैंग्वेज, ऐसा जरूरी नहीं है, तो अपनी मर्जी से चयन करें। नेक्स्ट है एनईपी में 3, ये सेम क्वेश्चन है दोबारा। एनईपी 2020 के तहत 3 भाषा सूत्र निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर बल देता है? ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइसेस पर बल देता है, ध्यान रखेंगे। एनईपी 2020 में 3 भाषा सूत्र में संस्कृत को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? संस्कृत को कैसे बढ़ावा देता है एनईपी? मेक इट मैंडेटरी इन स्कूल्स, स्कूलों में इसको मैंडेटरी कर दे, अनिवार्य कर दे, नहीं। ऑफर एट ए ऑप्शनल ऑफ ऑल द लेवल्स ऑफ स्कूल इन हायर एजुकेशन, रिप्लेस, रीजनल लैंग्वेज को रिप्लेस कर दे, लिमिट कर दे, आपको पता है एक ऑप्शनल लैंग्वेज के रूप में इसको कर दे, तो ऑप्शनल लैंग्वेज के रूप में आप इसको बढ़ावा दे सकते हो, आंसर रहेगा बी। त्रिभाषा सूत्र का मुख्य लाभ क्या है? प्रमोट नेशनल यूनिटी एंड इंक्लूसिविटी, भारत में एकता और समावेशन को बढ़ावा देना। रिड्यूस द बर्डन ऑफ लर्निंग, लर्निंग का बर्डन कहां से घटेगा भाई? रिप्लेस रीजनल लैंग्वेज, सिंप्लीफाई द करिकुलम, तो आपको पता है प्रमोट करना नेशनल में समावेशन को, तो यही इसका मुख्य क्या है भाई, उद्देश्य है। क्लियर? तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अब बताओ तुम्हें आज के क्वेश्चंस कैसे लगे? इससे पहले मैं एनईपी के ऊपर 2 बार क्वेश्चंस करवा चुकी हूं, आज सारे क्वेश्चन वो लिए हैं जो पहले नहीं करवाए हुए हैं, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चंस में आपको 5+3+3 का डिटेल मिलेगा, आपको निपुण का डिटेल मिलेगा, आपको एफएलएन का डिटेल मिलेगा, आपको 360 डिग्री का डिटेल मिलेगा, आपको परख का डिटेल मिलेगा, ठीक है। उनको भी मैं यहां पर ऐड कर दूंगी, इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। अब कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो आज की क्लास में आई हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन फुल फॉर्म्स को आप देख लीजिए, इनसे डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो फुल फॉर्म है दैट इज एफएलएन। एफएलएन की हम बात करें तो फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी है। फोकस ऑन द इंश्योरिंग बेसिक रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक स्किल्स ऑफ द चिल्ड्रन, आपको पता है, तो ये रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक न्यूमेरेसी लिटरेसी पर बढ़ावा देती है ग्रेड 3 तक, ठीक है। तो पहली फुल फॉर्म ये है। दूसरी फुल फॉर्म है निपुण, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द न्यूमेरेसी, ठीक है। तो ये मैं शॉर्ट बना दूंगी मोहन, ये आपकी स्किनर की थ्योरी से रिलेटेड वर्ड है,
ठीक है। तो नेशनल इनिशिएटिव ऑफ प्रोफिशिएंसी रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरेसी, तो ये एम है अचीव करना जो आपका FLN है उसको अपने एकेडमिक लेवल पर, तो ये इसकी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। तीसरी फुल फॉर्म है परख, जो आपको अच्छे से याद रखनी है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, याद रखेंगे। ये एक नेशनल लेवल का असेसमेंट है, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग अक्रॉस द NEP, ठीक है। फिर आपकी नेक्स्ट फुल फॉर्म है दीक्षा, जिसका है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड किया गया है, ई कंटेंट है इसके ऊपर, ट्रेनिंग रिसोर्सेज टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, ये PDF आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। अब तक मैंने 11 क्लास ली है, 10 आज 11वीं क्लास है ना, 11 की 11 क्लास की आई विल ट्राई टू शेयर द PDFs ऑन टेलीग्राम, ठीक है। नहीं तो 11 में से पहले तो क्वेश्चन था, इन 2 क्लास में थोड़ा थोड़ा पीछे कंटेंट भी है, कल वाली और आज वाली अभी कर देती हूं मैं। फिर है सव्यम, सव्यम की फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। सव्यम की फुल फॉर्म याद रखना इंपॉर्टेंट है, ए प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन एजुकेशन ऑफरिंग द वेरियस फ्री कोर्सेज ऑफ द स्टूडेंट एंड टीचर्स, तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इसके अंदर काफी फ्री कोर्सेज हैं टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए, तो ये आपको याद रखना है सव्यम। फिर यहाँ पर एक फुल फॉर्म है NETF, जो हम ऑलरेडी क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म, टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रही है शिक्षा में। फिर एक फुल फॉर्म है सफल, ठीक है, सफल स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिंग लर्निंग लेवल्स, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट है जो कि ग्रेड 3rd, 5th और 8th के लेवल पर ली जा रही है। ये एक स्ट्रक्चर असेसमेंट फॉर एनालिसिंग लर्निंग लेवल्स, ठीक है, सफल याद रखेंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। NCF तुम्हें पता ही है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। NCF एक वो डॉक्यूमेंट है भाई, देखो NEP तो एक पूरी पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी, अब उस पॉलिसी में क्या क्या होगा वो डॉक्यूमेंट आपका NCF है एक तरह से, ठीक है। फिर है आपकी निष्ठा, निष्ठा की बात करें तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, दिस इज निष्ठा, ठीक है। बताती हूं, 2 मिनट शांति रखो। एम्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग थ्रू द प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। PM पोषण, PM पोषण आपको पता है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति, जो पहले मिड डे मील था, मिड डे मील इज नाउ रिप्लेस्ड एज PM पोषण, ठीक है। ये PM पोषण है मिड डे मील स्कोरिंग, जो न्यूट्रिशंस वैल्यूज को बढ़ावा दे रहा है। स्कूल में बच्चों को खिचड़ी दलिया या पता नहीं क्या क्या मिलता होगा स्कूल के उसमें, है ना, हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, क्लियर भाई। तो ये थी आज की क्लास। सबसे पहले तो मैं ये PDF शेयर कर दूं ना, तुम मेरा खून पी जाओगे फिर थोड़ी देर बाद, PDF नहीं भेजी आज की। ये लो जी शेयर, टेलीग्राम अचीवर्स एकेडमी, ये क्लास 11 और ये अपना एकमात्र ग्रुप है, मेरी बात ध्यान से सुन लो सारे बच्चे। ऐप स्टूडेंट्स का ग्रुप अलग होता है, वो ऐप वाला तुम्हें पता है, उसके अंदर तो ऐप की अलग बात होती है कि ये पढ़ा दिया, आज क्लास थी नहीं थी, कोर्स अब तो पूरा ही होगा, खैर अब तो मैसेज आते ही नहीं इतने, पहले आते थे, तो वो ग्रुप अलग है। कहीं बच्चा कहीं मुझे PDF नहीं दिखी, मैं तुम्हें भेज दूंगी, तुम्हारे स्टेट ग्रुप पे भी भेज देती हूँ लो, लेकिन वैसे मैं बता रही हूं, वैसे मैंने स्टेट कॉमन बैच वाले ग्रुप पे भी भेज दी है, लेकिन वैसे मैं बता रही हूं कि हर बच्चा इस ग्रुप को ज्वाइन कर रखे, अचीवर एकेडमी निशा शर्मा। ऑफिशियल टेलीग्राम एक ही है अपना, इसमें 58,000 के आसपास बच्चे हैं। मेरा और कोई ऑफिशियल टेलीग्राम नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुन लो। बच्चा कुछ भी ज्वाइन कर लेता है और सोचता है मैडम का ग्रुप है। मेरे अपने पर्सनल ग्रुप है, वो सारे प्राइवेट हैं। जो ऐप के ग्रुप होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, वो सिर्फ ऐप के अंदर ही उनका लिंक होता है, और जो ऐप पे कोर्स परचेज करता है उसके बाद वो बच्चा उस ग्रुप में आता है, ठीक है। उस ग्रुप में क्या होता है, सिर्फ ऐप से रिलेटेड कोई मैसेज, जब लाइव बैच चलता है तो मैसेज दिए जाते हैं, बैच रिकॉर्डेड होता है तो उनको डांट के डोज दी जाती है पढ़ने की, तो बस उस बैच में वो एक अलग ग्रुप होता है, ठीक है। वहां पर मैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ये सब कुछ नहीं शेयर करती हूं, तो इसीलिए एक ग्रुप जो अपना, हाँ बिल्कुल अजय जांगड़ा ने जो नाम लिखा है, एक ग्रुप है अपना टेलीग्राम पर जिसका नाम है अचीवर्स एकेडमी निशा शर्मा, आई विल शो यू। तो इसके अलावा और इसके अंदर अपनी एकेडमी का ही लोगो लगा हुआ है, जो अकेडमी मैं आपको दिखा देती हूँ भाई, इधर उधर वाला ग्रुप ना ज्वाइन करें। आज कम्युनिटी में मैं इसका लिंक डाल दूंगी, ये वाला अपना ग्रुप है, ठीक है। तो कोई भी अपडेट होता है, कोई भी न्यूज होता है, सबसे पहले मतलब कम्युनिटी में पोस्ट करने से पहले मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ, ठीक है। जैसे क्लास का टाइम चेंज होता है, आज नया टारगेट क्या है, कुछ भी है टेलीग्राम पर आ जाता है। और ये PDF आज वाली मैंने भेज दी है, और ये लो 1 मिनट में कल वाली भी भेज देती हूँ, जो कल वाली में बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी ना पढ़ने के लिए। और ये लो भाई मैंने कल वाली PDF भी तुम्हें भेज दी है, ये लो जी, कल वाली PDF भी मैंने तुम्हें भेज दी है,
ठीक है, कल वाली पीडीएफ में एरिक्सन और उसके पीछे काफी सारे स्टेप थे ना, इसलिए तो दोनों पीडीएफ मैंने आपको भेज दी हैं। और सारे बच्चे इस ग्रुप पर रहा करो, क्योंकि एग्जाम डेट है, कुछ भी है, कोई नोटिस आ गया, हर चीज इस ग्रुप पर शेयर कर दी जाती है। इसका लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल के पिन कर दूंगी, ज्वाइन द टेलीग्राम। ठीक है, चलो, हाँ डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है। पूजा सही कह रही है यार, बालक बावड़े है साथ में मेरे को बना देते हैं। देखो अपने चैनल पे जाओ, देख मैं भी पागल हो जाती हूँ तुम्हारे साथ कभी कभी। अब क्लास खत्म हो चुकी है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं कृपया जा सकते हैं, क्योंकि हर रोज नए बच्चे होते हैं, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देना जरूरी होता है। देखो मैं से ही तुम्हें ये देखो, अपना चैनल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें लिंक्स के लिए, अपना चैनल है। देखो इसके अंदर ये लिखा ना अचीवर एकेडमी निशा शर्मा, है गाइस दिस साइड निशा शर्मा। यहां पर देखो ये लिखा हुआ ना 5 मोर लिंक्स, इस 5 मोर लिंक पर क्लिक करो। ये देखो ये आ तो गए, ऐसे ही बावड़े हो रहे हम। सबसे ऊपर अचीवर एकेडमी ऐप का लिंक है। हाँ, जो बच्चे पूछ रहे थे यू कैन ज्वाइन द क्रैश कोर्स, मैंने क्रैश कोर्स की जो वैलिडिटी है वो करवा दी है 10 फरवरी तक। ठीक है, क्रैश कोर्स जैसे कोई बच्चा मान ले 1 जनवरी को लेता तो वो 31 जनवरी को एक्सपायर हो जाता, और 8 दिन बाद पेपर होता तो वो बच्चा फिर मेरी जान खाता। ठीक है, तो अब कोई बच्चा आज से अभी से कोई भी क्रैश कोर्स को ज्वाइन करता है तो आपकी उसको वैलिडिटी 10 फरवरी मिलेगी बस। 10 फरवरी के बाद एक दिन भी वो एक्सटेंड नहीं होगा। इस चीज को अपने दिमाग में रखे, चाहे तो तुम्हारा पेपर मार्च में हो जाके फिर तुम फुल कोर्स ही लेना। फुल कोर्स तो आपका वही 10 महीने वैलिड है, चाहे तुम्हारा पेपर अगले साल तक हो, फुल कोर्स तब तक तुम्हें काम आएगा। ठीक है, और फुल कोर्स एक्सटेंडेबल रहता है। फुल कोर्स में बहुत फैसिलिटीज होती है, तुम डीएसएसबी की तैयारी करो, तुम सीईटी की तैयारी करो। ठीक है, तो लेकिन क्रैश कोर्स वालों के लिए मैंने ये सुविधा कर दी है। और 1-2 बच्चों का डाउट आ रहा था जिन्होंने एक्सटेंड करवाया, सुनो मेरी बात, जिनके पास ऑलरेडी क्रैश कोर्स है, जिनके पास ऑलरेडी क्रैश कोर्स है, खत्म हो गया मान लो उनका, तो मैंने आपको बताया था आप दोबारा जब उसके बाय नाउ पे जाओगे तो वहां पर आपने कैपिटल लेटर में लिखना है स्टेट कूपन कोड। ठीक है, इसको करके आप उसको दोबारा एक्टिव करोगे ना, तो अब आप उसको दोबारा एक्टिव करोगे ना तो आपका वो 10 फरवरी तक ही एक्टिव होगा, टेंशन ना लेना। कई सोचे, अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि मैंने तो कल ही एक्टिव करवाया है मैडम, मेरा तो 30 जनवरी को एक्सपायर हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, 30 जनवरी को आप अकेडमी पर फोन कर लेना, 30 जनवरी को अकेडमी पर फोन कर लेना, आपका 10 फरवरी तक एक्सटेंड कर देंगे, आपसे फीस नहीं लेंगे। ठीक है, ये उनके लिए है जिनका जनवरी के लास्ट वीक में एक्सपायर होगा। ठीक है, जिनका जनवरी के लास्ट वीक में एक्सपायर होगा ये उनके लिए है। अब किसी बच्चे का मान लो, कई बच्चे तो इतने शाणे हैं, पिछले साल कोर्स लिया था एस्टेट का, इस साल तक मजे से पढ़ रहे हैं और आज उनका एक्सपायर हो गया, तो वो ना सोचे कि आपका एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि आप पिछले 1 साल से उस कोर्स को पढ़ रहे हैं, तो आपकी एक्सटेंशन की फीस लगेगी। ठीक है, कहीं अकेडमी वाले लड़के को तुम बावड़े बढ़ाओ, मैडम ने ऐसा, फिर है ना बच्चे से बोलते हैं मैडम ने ऐसा बोला था, मैडम ने ऐसा बोला था, तो सोच समझ के सुन लो मैं क्या बोल रही हूं। जिसका कोर्स जनवरी के लास्ट वीक में एक्सपायर होगा, क्या बोल रही हूं मैं, जनवरी के लास्ट वीक में जिसका कोर्स एक्सपायर होगा उसका कोर्स 10 फरवरी तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ये सिर्फ उनको बोल रही हूं जिनका जनवरी के लास्ट वीक में एक्सपायर होगा, उससे पहले जिसका भी एक्सपायर होगा यू हैव टू एक्सटेंड द बैच। ठीक है, क्योंकि वो पुराने चले आ रहे हैं, मुझे भी पता है कि पिछले वो वैलिडिटी, मेन बैच की पूरी वैलिडिटी होती है, और पिछले साल वाले इस साल भी बहन भाई सबके पढ़ ही रहे हैं, और उनके अब जाके खत्म हो रहे हैं, तो उनके खत्म हो रहे हैं तो उनको एक्सटेंड करवाना ही पड़ेगा। एप्पल फोन का वेब लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, जो मैंने आपको बताए हैं सारे लिंक है, सारी बात मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पर देखो सबसे ऊपर अचीवर एकेडमी ऐप का लिंक है, उसके बाद इंस्टाग्राम का लिंक है। इंस्टा पे भी मैं बहुत सारे शॉर्ट्स बनाती हूँ पढ़ने वाले, अचीवर एकेडमी निशा शर्मा की बात कर रही हूँ, खाली निशा शर्मा की बात नहीं कर रही हूँ, तो उस पर भी बहुत पढ़ाई के शॉर्ट्स होते हैं, और उस पर करंट अफेयर भी स्टोरी में डालती हूँ। फिर ये रहा वेब लिंक फॉर आईफोन यूजर्स, जो आईफोन यूजर हैं ये उनके लिए वेब लिंक है। फिर ये मेरा दूसरा चैनल है निशा शर्मा लाइफस्टाइल, जिसमें मैं कुछ कुछ कुकिंग वीडियोस डालती रहती हूँ, टाइम नहीं मिलता आजकल, सर्दी आ गई देखूंगी, फिर डालेंगे एस्टेट के बाद। फिर ये अचीवर एकेडमी इंस्टाग्राम है। ठीक है, तो ये अपने लिंक है, इनको ज्वाइन कर लेना। और ये अचीवर एकेडमी टेलीग्राम है 3rd नंबर पे, इसको टच करो, देखो आगे टेलीग्राम पे, बस ज्वाइन कर लो। ठीक है भाई, गीता जयंती में मैं आई नहीं, लर्नर टू लर्नर, मैं गीता जयंती में नहीं आई, क्योंकि वो इतना ही टाइम था, वो बीच में फिर फंक्शन आ गया था, इसलिए मैं आई नहीं। चलो ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर। अब फिजिक्स का प्रीमियर चलेगा, फिजिक्स के PYQ का देख लो,
और 12:15 बजे दीपा मैम की ज्योग्राफी की क्लास चलेगी। और एसएसटी का बैच, नया बैच ऐप पर अपडेट कर दिया गया है आज, उसमें क्लासेस डालनी शुरू कर दी हैं। मैम ने 2 क्लास रिकॉर्ड करी हैं, धीरे धीरे उसमें पूरी नई क्लास होंगी 2025 की, और पूरी डीप हर एक एग्जाम के लिए। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू चौधरी साहब, धन्यवाद। लिख दिया तो मतलब 1000 लाइक हो ही गए। चलो बाय बाय, सोच लिया वही बहुत है। कल का टॉपिक तुम बता दो, जो तुम बोलोगे मैं तो तुम्हारी जी हजूरी करती हूँ, जो तुम बोलोगे वही टॉपिक करवा देंगे। क्रैश कोर्स 25 जुलाई तक कैसे हो गया सोनम? क्रैश कोर्स की वैलिडिटी तो 1 मंथ है, ये 25 जुलाई तक कैसे गड़बड़ होगी भाई? डिटेल भेजियो, तेरा उल्टा करेंगे। फुल कोर्स होगा। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।